हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूल। और इस फ्यूल चैप्टर को टोटल हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। फर्स्ट हो गया सॉलिड फ्यूल, सेकंड हो गया लिक्विड फ्यूल और थर्ड हो गया गैसियस फ्यूल। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट सॉलिड फ्यूल, वो भी सिर्फ एक शॉट के अंदर। तो अब हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सॉलिड फ्यूल पढ़ना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फ्यूल एंड कंबशन के चैप्टर आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास में अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, हमारा जो फ्यूल चैप्टर मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड फ्यूल, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड फ्यूल को पढ़ना। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए आप क्या होता है फ्यूल। कौन बताएगा बच्चों फ्यूल क्या होता है? फ्यूल हमारे पास में होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस। फ्यूल क्या है? एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यानी कि फ्यूल क्या है आपके पास में। और एक और चीज है, फ्यूल का जो मेजर कंपोनेंट होता है ना बच्चों, को क्या होता है? कार्बन। क्योंकि ये कार्बन जो है ना वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कौन सी गैस बनती है? CO2। और इस CO2 गैस का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट लिबरेट होती है। और जो ये हीट लिबरेट होती है वो ही हीट हम यूज लेते हैं एज ए फ्यूल, चाहे फिर हमारे डोमेस्टिक पर्पज में हो या हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज में हो, ठीक है। तो व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल क्या हो गया हमारे पास में? फ्यूल वो कंबस्टिबल सब्सटेंस, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न होने पे हमें क्या प्रोवाइड करता है? हीट प्रोवाइड करता है। अब देखिए एक और चीज, अगर आपका फ्यूल कार्बन है तो बाय डिफॉल्ट कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। यानी अगर फ्यूल में कार्बन है तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। अब कार्बन का कंबशन होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है हाइड्रोजन का भी कंबशन होगा। तो क्या बनता है फाइनली प्रोडक्ट? हमेशा बनता है CO2 प्लस H2O। तो क्या डेफिनेशन होगी बच्चों? Fuel is a combustible substance containing carbon as the main constituent which on proper burning gives large amount of heat. हमें क्या मिलती है? Large amount of heat that can be used economically for domestic and industrial purpose. आगे हम देखिए, during the process of combustion of a fuel, the atom of carbon, हाइड्रोजन एक्सेट्रा कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या लिबरेट होती है? हीट लिबरेट होती है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, O2 है बच्चों, CO2 बन गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और क्या बन गया? H2O बनना भी क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में नेचुरल गैस आपको CH4 दे रखी है, इसका भी कंबशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2O। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कंबशन जब होता है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये हो गई कंबशन की डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करें तो फ्यूल को हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं? फ्यूल 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है हमारे पास में प्राइमरी फ्यूल और एक होता है सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल यानी कि नेचुरल फ्यूल, जो नेचुरली हमारे पास में हमें नेचर ने दिया है, प्राइमरी फ्यूल, नेचुरल फ्यूल हम इसको कह सकते हैं। और दूसरा हो गया सेकेंडरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल मतलब या तो आपने नेचुरल फ्यूल से उसको बनाया है, ठीक है, तो यानी सेकेंडरी फ्यूल कह देंगे, या फिर मैन मेड फ्यूल यानी हमने बनाया है, या उसको कहा जा सकता है आर्टिफिशियल फ्यूल, ठीक है। यानी नेचुरल फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल हमारे पास में, और दूसरा है हमारे पास में सेकेंडरी फ्यूल जिसको हमने बनाया है, इसलिए हम मैन मेड फ्यूल कह रहे हैं, या फिर हम क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल फ्यूल भी उसको कह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें स्टेट के बेसिस पे, तो स्टेट के बेसिस पे फ्यूल 3 टाइप्स का हो जाएगा। एक हो जाएगा सॉलिड फ्यूल, दूसरा लिक्विड फ्यूल और तीसरा क्या हो जाएगा? गैसियस फ्यूल। तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ 3 तरह का फ्यूल मेरे पास में हो गया बच्चों। फर्स्ट हो गया हमारे पास में सॉलिड फ्यूल, तो हम 3 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास में कौन सा फ्यूल हो गया? सॉलिड। सेकंड हमारे पास में कौन सा फ्यूल हो जाएगा बच्चों? लिक्विड फ्यूल। और थर्ड हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? गैसियस फ्यूल। आगे मैं बात करूँ तो देखिए सॉलिड फ्यूल भी 2 हो गया। पहला हो गया हमारे पास में प्राइमरी सॉलिड फ्यूल, ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास में? सेकेंडरी सॉलिड फ्यूल। अब प्राइमरी सॉलिड फ्यूल का प्राइमरी जो हमारे पास में प्राइमरी सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? प्राइमरी सॉलिड फ्यूल हो गया हमारे पास में वुड। यस, वुड
आपने देखा होगा जो लकड़ी है वो हमें नेचुरली मिलती है, तो क्या हो गया नेचुरल या प्राइमरी सॉलिड फ्यूल। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सॉलिड फ्यूल की, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चों, कोक। क्या हो जाएगा, कोक। ठीक है, प्राइमरी सॉलिड फ्यूल का एक और एग्जांपल है हमारे पास में कोल। क्या एग्जांपल है, कोल। और सेकेंडरी सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल है कोक, जिसको हमने कोल से मैन्युफैक्चर किया होता है। ठीक है, आगे देखिए लिक्विड फ्यूल की मैं बात करूं तो लिक्विड फ्यूल में टू हो जाएंगे हमारे पास में, एक हो जाएगा प्राइमरी लिक्विड फ्यूल और एक कौन सा हो जाएगा सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल। और प्राइमरी लिक्विड फ्यूल की मैं बात करूं तो आप बताइए क्या हो जाएगा। प्राइमरी लिक्विड फ्यूल है बच्चों पेट्रोल, बिल्कुल नहीं, पेट्रोल नहीं है, प्राइमरी लिक्विड फ्यूल है क्रूड ऑयल। क्या है बच्चों, क्रूड ऑयल। प्राइमरी लिक्विड फ्यूल हो गया क्रूड ऑयल, और इस क्रूड ऑयल को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। इस क्रूड ऑयल को कहा जाता है पेट्रोलियम कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। और इस क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो है इसके फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हमें मिलता है सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल। तो सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल का एग्जांपल आप आराम से बता सकते हैं, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, सब सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल है। आगे बढ़ते हैं, गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल भी एक तो हमारे पास हो गया प्राइमरी गैसियस फ्यूल और एक हो जाएगा हमारे पास में सेकेंडरी गैसियस फ्यूल। प्राइमरी गैसियस फ्यूल क्या हो जाएगा बच्चों, ऑफ कोर्स सी बात है नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा, नेचुरल गैस। और सेकेंडरी गैसियस फ्यूल का एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें यही चीज बताई गई है, प्राइमरी फ्यूल विच अकर इन द नेचर सच एज कोल, पेट्रोलियम, जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है। सेकेंडरी फ्यूल की बात करें तो विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल, जैसे एग्जांपल कोक हो गया, गैसोलीन। गैसोलीन इज द अनदर नेम ऑफ पेट्रोल। गैसोलीन किसका नाम है बच्चों, पेट्रोल का ही नाम है गैसोलीन। उसके बाद है आगे हमने इसको फर्दर स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, तो तीन तरीके हो गए, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल? देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे डेली हम फ्यूल को यूज में लेते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो फ्यूल यूज में नहीं लेता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग सबके घर पे खाना बनता है, आप एलपीजी में खाना बनता है, तो यानी क्या हो गया, फ्यूल। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी भी गाड़ी में, बस में, किसी में भी, वहाँ पे कार में या गाड़ी में, बस में क्या यूज होता है, पेट्रोल या डीजल, क्या हो गया, फ्यूल। तो यानी फ्यूल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग सब यूज में लेते हैं। ठीक है, अब एक अच्छा जो फ्यूल होता है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। देखिए बच्चों, एक अच्छा फ्यूल है, सबसे पहली बात तो है कैलोरीफिक वैल्यू। भाई मैं फ्यूल को यूज क्यों ले रही हूँ, मैं फ्यूल को यूज ले रही हूँ हीट के लिए, यानी अच्छे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट तो हमारे पास में क्या हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू, और एक अच्छे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, हाई होनी चाहिए। सेकेंड बात मैं करूँ, मॉइस्चर की मैं बात करूँ, एक फ्यूल है जिसके अंदर मान लीजिए कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, यानी कि गीली लकड़ी आप ले लें, एक आप ले लें सूखी ड्राई वुड। ठीक है, तो कौन अच्छा कंबशन करेगी, ऑफ कोर्स सी बात है जो वुड कैसी है आपकी, ड्राई है, यानी आपकी एक अच्छी फ्यूल में जो मॉइस्चर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात मैं करूँ तो एक अच्छा फ्यूल वो फ्यूल है जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन मतलब फ्यूल को बर्न होने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फ्यूल कहीं आपने स्टोर करके रखा और वो फ्यूल क्या कर सकता है, इट कैन कैच फायर, आग पकड़ सकता है। ठीक है, तो यानी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो फिर भी वो वेस्टेज है, वो काम ही नहीं कर रहा, वो हीट ही नहीं दे रहा, तो यानी इग्निशन टेम्परेचर एक अच्छे फ्यूल का क्या होना चाहिए बच्चों, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स सी बात है, आप खुद बता सकते हैं कि एक अच्छा फ्यूल वो है जो पोल्यूशन क्रिएट ना करे, जिसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट ना हो। देखिए एक अच्छे फ्यूल है बच्चों, नाइट्रोजन और सल्फर नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन है, कंबशन होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे वाटर से रिएक्शन करेंगे और एसिड रेन, आपको पता है नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो यानी कि उसमें पॉइजनस हमारे पास में क्या ना हो, केमिकल जो एलिमेंट्स है प्रेजेंट ना हो। एक अच्छा फ्यूल वो है जिसमें एश कंटेंट कम हो, जो पूरा प्रॉपर कंबशन करता हो, जो स्टोर इजीली हो जाए, हम स्टोरेज कर लें, जिसका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाए। तो यही सब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। तो देखिए
हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर मतलब ना बहुत कम होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर, ना बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, यानी बहुत कम मॉइस्चर हो। लो नॉन कंबस्टिबल मैटर होनी चाहिए, यानी कि जो मैटर कंबस्टिबल नहीं है, जो काम नहीं आ रहे, वेस्टेज जो प्रोडक्ट है वो नहीं होनी चाहिए। आगे लो स्मोक एंड नॉन पॉइजनस गैसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। और चीप, ऑफ कोर्स ये बनते फ्यूल सस्ता होना चाहिए, हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है तो इट मस्ट बी चीप। एंड इजीली ट्रांसपोर्ट, हमारे पास में एक फ्यूल होना चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर किसी फ्यूल को यूज ले रहे हैं तो क्यों यूज ले रहे हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के लिए, यानी फ्यूल के कंबशन से जो हीट लिबरेट होती है, फ्यूल के कंबशन से जो हीट लिबरेट होती है, हम हीट के लिए फ्यूल को यूज में ले रहे हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास। मतलब आपके पास में पर यूनिट मास का मतलब, अगर आपका कैसा फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल है तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास। और अगर आपका गैसियस फ्यूल है तो पर यूनिट वॉल्यूम फ्यूल के जब आप उसको बर्न करते हैं तो जितनी हीट लिबरेट होती है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और एक अच्छा फ्यूल वही है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आगे फर्दर ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, ये दो तरह की होती है आपके सिलेबस में, एक है एससीवी और दूसरी है एलसीवी, जिसको अभी हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू is of a fuel is the total quantity of heat liberated when a unit mass हो जाएगा कौन से फ्यूल के लिए, सॉलिड, और वॉल्यूम हमारे पास में कौन से फ्यूल के लिए, गैस। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब हम बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास में, मैंने अभी आपको बताया कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना बच्चों, की टू टाइप की होती है। एक तो हमारे पास में है एससीवी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, एलसीवी। एससीवी मतलब हायर कैलोरीफिक वैल्यू, हायर या मैं इसे कह सकती हूँ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए आपको लग रहा होगा मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है आपका रिवीजन टाइम है और मैं इसको एक शॉर्ट में पढ़ाना है, तो हमें वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हमें जल्दी पढ़ाना होगा। और अगर आप अलग अलग टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने फ्यूल चैप्टर अलग से पूरा कंप्लीट अलग अलग टॉपिक पढ़ा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ध्यान से समझिए, एससीवी मतलब हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और इसे क्या कहते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। क्या होती है ये लिखा हुआ हम बाद में समझेंगे, पहले सुन लीजिएगा। एक फ्यूल होता है, उस फ्यूल का मेजर कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, कार्बन, और कार्बन के साथ साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन। मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस फ्यूल का क्या हो गया, कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, CO2 का, और साथ में H2। ध्यान से समझिएगा, कार्बन है फ्यूल में, हाइड्रोजन है, कंबशन किया, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CO2 और H2। अब CO2 तो क्या है, गैस है, गैस उड़ के निकल जाएगी और अपनी हीट दे जाएगी। ठीक है, लेकिन H2 जो है ना वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के अंदर। यहाँ पे CO2 गैस बनती है और H2 क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के अंदर। ठीक है, अब अगर आपको इस H2O जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो गया, वाटर स्टीम, ठीक है, इसकी हीट को यूज में लेना है, इसकी हीट को भी आपको अपने जो पर्पस है आपका वहाँ पे आपको यूज में लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टीम को करना पड़ेगा कंडेंस, मैं कह सकती हूँ कूल डाउन। क्या करना होगा, कूल डाउन। कूल डाउन जब आप करेंगे तो H2O किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, लिक्विड के अंदर, और जब ये H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर आता है तो हीट लिबरेट होती है, जिसे कहते हैं लेटेंट हीट। कौन सी हीट लिबरेट होती है बच्चों, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यहाँ पे लिबरेट होती है। ठीक है, और ये जो लेटेंट हीट है ना, इस वैल्यू को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा अगर मुझे क्या डिटरमाइन करनी है, टोटल, या मैं कह सकती हूँ ग्रॉस, या मैं कह सकती हूँ हायर कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की। दोबारा समझिए,
फ्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंबशन हुआ, CO2 हमारे पास में अपनी हीट दे गई, लेकिन H2O किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। अगर आपको टोटल हीट काउंट करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, H2O स्टीम को कन्वर्ट करना पड़ेगा H2O लिक्विड फॉर्म में, तब यहाँ पे हीट लिक्विड होती है जिसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ये आपको पता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते हैं तो क्या लिक्विड होती है, लेटेंट। ठीक है, तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है और इस वैल्यू को आपको ऐड करना होगा। यही चीज यहाँ लिखी हुई है। देखिए, यूजुअली ऑल फ्यूल कंटेन कार्बन होता है एंड सम हाइड्रोजन, एंड व्हेन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग फ्यूल इज डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। हाइड्रोजन तो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, स्टीम के अंदर। If the product of combustion are cooled down, इन्हें क्या करा जाएगा, cooled down to the room temperature, the latent heat of condensation, या मैं कह सकती हूँ जो latent heat हमारे पास में आई of steam also get included in the measured rate which is then called higher or gross calorific value। ठीक है, so gross or higher calorific value SCV is the total amount of heat। आपको ये definition याद रखनी है, total amount of heat produced when unit mass or unit volume of fuel has been burned completely and the products of combustion, जो product बने combustion के, क्या product बने, CO2 and H2O steam, and the product of combustion have been cooled down to room temperature, तब जाके आपको जो heat मिलेगी that is क्या जाएगी, higher calorific value। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए CO2 और H2O स्टीम, आपको इसको क्या करना होगा, स्टीम को कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर, तब आपके पास में हीट कौन सी लिक्विड होगी, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में बच्चों लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन मुझे अब आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई होप आप लोगों को आ गई होगी। लोअर मतलब हमने क्या किया, फ्यूल था, फ्यूल का कंबशन किया तो क्या बना, CO2 और H2O किसमें कन्वर्ट हुआ, स्टीम में। लेकिन हमने सिर्फ किसकी हीट को काउंट किया, CO2 की, और कौन सी हीट काउंट नहीं करी, स्टीम वाली, लेटेंट हीट। यानी हमने जो प्रोडक्ट बने कंबशन के, जो कंबशन के प्रोडक्ट बने उन्हें क्या नहीं किया, कूल डाउन नहीं होने दिया रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है। आप देखिए नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज द नेट से कौन सी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं बच्चों, नेट heat produced when unit mass or unit volume of the fuel is burned completely, and the product जो हमारे पास में बने CO2 और क्या बना, H2O in form of steam, and the product of combustion are not allowed to cool at room temperature। ठीक है, सो नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, जो आपकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू थी SCV, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, अगर आपने ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से किसको माइनस कर दिया, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी MCV की। अब कैसे डिटरमाइन करें लेटेंट हीट, हम देखिए आपको पता है बच्चों हमारे पास में क्या होता है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, हमें पता है। ठीक है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। तो देखिए क्या हो रहा है, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन तो कितना H2O बन रहा है, 18 ग्राम। समझ में आ रहा होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम H2O बन रहा है, 18 ग्राम। तो ऑफ कोर्स सी बात है 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना H2O बनेगा बच्चों, 9 ग्राम। कितना बनेगा, 9 ग्राम। 1 ग्राम H2O से कितना हमारे पास में, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना H2O बना, 9 ग्राम। अब मान लीजिए आपका जो फ्यूल है ना, उस फ्यूल के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है। कितना ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम। तो या 5 ग्राम हाइड्रोजन है आपके फ्यूल में, तो उससे कितना H2O बनेगा, ऑफ कोर्स सी बात है 5 into 9। भाई 1 ग्राम से इतना H2O बन रहा है। आपकी जो फ्यूल है, कोई भी सैंपल है आपके पास में, उसमें कितना हाइड्रोजन है, मान लीजिए उसमें हाइड्रोजन है कितना, 5 ग्राम, तो कितना H2O बनेगा, 9 into 5। ठीक इसी तरह मान लीजिए मेरे फ्यूल में कितना हाइड्रोजन है, X ग्राम। X ग्राम हाइड्रोजन अगर फ्यूल में है तो कितना आपके पास में बच्चों H2O बन जाएगा, 9 into X ग्राम। ओके, आगे देखिए अब लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की वैल्यू होती है 587 कैलोरी पर ग्राम। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में टोटल हीट कितनी हो जाएगी, 9 into X into 587। इस वैल्यू को ही मुझे माइनस करना होगा SCV में से।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास में H2O 2 ग्राम H2 हाइड्रोजन से कितना हमारे पास में H2O बन रहा है बच्चों 18 ग्राम, 1 से कितना बनेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन से 9। तो फ्यूल के अंदर अगर x ग्राम प्रेजेंट है, फ्यूल में कितना प्रेजेंट है x ग्राम H2 प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा 9 into x ग्राम क्या बन जाएगा बच्चों H2, ठीक है। लेटेट क्या होती है हमारे पास में 587, लेटेट होती है 587 कैलोरी, ठीक है। तो यानी हमारे पास में क्या हो जाएगा LCV इक्वल्स टू SCV माइनस माइनस क्या हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन मान लिया x into 9 into 587. This value must be subtracted from the SC to determine the value of LC. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास में ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद रखनी है क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला क्या होता है। ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला होता है अगर मुझे किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे कहते हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। तो अब हम समझते हैं, पढ़ते हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला क्या होता है। ये हमें बताता है, मैं आपको बता चुकी किसको डिटरमाइन करते हैं इससे कैलोरीफिक वैल्यू, यानी ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला हम किसको डिटरमाइन करते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फ्यूल है, उस फ्यूल के अंदर कार्बन है, कार्बन का कोई परसेंटेज है, हाइड्रोजन है उसका कुछ परसेंटेज है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो एक अच्छे फ्यूल में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पर मान लीजिए कि फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो कुछ परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मान लीजिए कुछ परसेंट सल्फर भी प्रेजेंट है, ठीक है फ्यूल के अंदर। तो आपको पूछा जाए कि बताइए इस फ्यूल की SCV कितनी है LCV, तो उसके लिए फॉर्मूला है ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्यूल, कोई फ्यूल है उसका केमिकल कंपोजिशन गिवन है तो उससे कैलोरीफिक वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। फॉर्मूला है SCV इक्वल्स टू 1/100 8080 कार्बन प्लस 34500 ये ब्रैकेट है H माइनस ये O है बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 ये सल्फर किलो कैलोरी पर किलोग्राम। हमें पता है SCV की यूनिट होती है, आपको ये फॉर्मूला क्या है। अब मैं आपको समझाती हूँ। ये 1/100 हमने क्या किया, ये 1/100 हमने क्या किया, हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो सबकी परसेंट होती है। मान लीजिए 8% कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे 8% कार्बन को 100। तो मैंने जो 1/100 है ना ये बाहर एक साथ कॉमन ले लिया। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए क्या करना है, डायरेक्ट कार्बन की वैल्यू पुट करनी है 8, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है क्योंकि ये 1/100 हम कॉमन ले चुके हैं, ओके। ये है ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है। आगे देखिए, फिर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर इन द फ्यूल रिस्पेक्टिवली। आगे इन दिस फॉर्मूला ऑक्सीजन इज अज्यूम्ड। अब ऑक्सीजन कहाँ से है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ना वो कैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन एज वाटर, ठीक है। वाटर है अगर फ्यूल के अंदर, मॉइस्चर होता है फ्यूल में, तो उसके अंदर वाटर है तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे अब बात करें LCV अभी हम देख चुके हैं क्या हो जाएगा, LCV माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 9 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपॉन 100, ठीक है। 9 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको गिवन है तो 9H अपॉन 100 इंटू 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, देखिए 9/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.09, तो बस इसी को हमने इस तरह शॉर्ट करके लिख दिया SCV माइनस 0.09H इंटू 587, ये हो गई LCV। मैंने यही कि नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने को दिया है। देखिए इफ अ फ्यूल कंटेन, एक फ्यूल है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन है 84.5%, नाइट्रोजन 0.5%, हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 8.4% और सल्फर प्रेजेंट है 1%। क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट SCV एंड LCV, कैलकुलेट SCV एंड LCV। देखिए
डायरेक्टली फॉर्मूला SCB इक्वल्स टू, आपको याद रखना है पहले तो हमें क्या SCB और LCB डिटरमाइन करने के हमारे पूरे फ्यूल में सॉलिड फ्यूल में दो ही तरीके हैं। पहला मेथड है डुलॉन्ग्स फॉर्मूला एंड सेकंड इज बॉर्न कैलोरीमीटर। तो बॉर्न कैलोरीमीटर के क्वेश्चन तो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि SCB और LCB डिटरमाइन करने का नेक्स्ट फॉर्मूला जिसमें केमिकल कंपोजिशन गिवन हो वो क्या है, डुलॉन्ग्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए SCB क्या हो गया 1/100 8080 और हमारे पास में कार्बन 1/100 कॉमन ले लिया हमने क्योंकि परसेंटेज वाला है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, कार्बन की वैल्यू कितनी है 84.5, आप इसको ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, 34500 और ये हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन 6% है और माइनस ऑक्सीजन में 8.4/8 + 2240 और सल्फर कितना है 1%। सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। कैलोरी पर ग्राम कह दीजिए या हम कह सकते हैं किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं LCB क्या हो जाएगा हमारे पास में SCB माइनस 9 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्या फ्यूल में हाइड्रोजन गिवन है, तो देखिए आप हाइड्रोजन बिल्कुल गिवन है 6% हाइड्रोजन गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा 6/100 और इंटू 6/100 इंटू 587 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे SCB से वैल्यू माइनस करके तो ये आंसर आ जाएगा LCB। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब कोल क्या है बच्चों, कोल क्या है हमारे पास में, जो आपने सबने पढ़ा है मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सालों पहले जब हमारे पास में वुड हो गई, वेजिटेबल मैटर हो गया, एनिमल मैटर हो गया, अर्थ क्रस्ट में बरीड हो गए और ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर बैक्टीरिया ने उनका डिकम्पोजिशन किया और इससे किसमें कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, ये कोल है। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या रहा होगा, सबसे पहले थी वुड, लिखा है आपको सबसे पहले क्या था, वुड, लकड़ी थी। ये वुड जो है हमारे पास में, इस वुड से क्या बना होगा, पीट, वुड के अंदर वुड से क्या बना, पीट, पीट से क्या बना, लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिट्यूमिनस और फिर एंथ्रासाइट। समझ में आ रही है बात आपको। अब ऑब्वियस सी बात है कि तुम यहाँ से यहाँ जाते हो तो क्या हुआ होगा, कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, उसके अलावा क्या इंक्रीज हुआ होगा, कार्बन कंटेंट भी इंक्रीज हुआ होगा। अब मैं बात करूँ डिक्रीज क्या हुआ होगा, तो देखिए मॉइस्चर कंटेंट क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, मॉइस्चर डिक्रीज होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एश कंटेंट भी क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। और क्या डिक्रीज हुआ होगा यहाँ से है, तो हमारे पास में नाइट्रोजन, सल्फर भी डिक्रीज हुई होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ जब मैं जा रही हूँ वो पेट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट, तो अच्छी क्वालिटी जो बढ़ी होगी, यानी मोर पोरस होगा ये हमारे पास में, डेंस, मोर डेंस होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो हम पीछे। ठीक है, तो इट मीन जो चीजें मॉइस्चर कम हुई होगी, ऐश कम हुई होगी, हमारे पास में नाइट्रोजन, सल्फर कम हुई होगी, मोर पोरस हुआ होगा, ये हमारे पास में चेंज हो जाएगा। तो ये भी यही चीज सेम लिखी हुई है कि हमने कहा कि अब कोल जो था वो प्लांट्स हो गए आपके पास में, एनिमल वेजिटेबल मैटर हो गए, बरीड हो गए, और क्या हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, अच्छा फेवरेबल कंडीशन साइड का कोल का फॉर्मेशन हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल की मैं बात करूं तो वुड, वुड के बाद पीट, लिग्नाइट, फिर उसके बाद सब बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस और लास्ट में एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज हमारे पास में कोल को ही क्या कहा जाता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप सभी को आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में एनालिसिस ऑफ कोल। कोल को इंडस्ट्री में हम यूज ले रहे हैं, तो इंडस्ट्री में कोल को यूज लेने से पहले हम उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में कोल बहुत काम आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पे बड़े बड़े फर्नेस है जहाँ पे कोल का कंबशन होता है और प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत। ठीक है, अब ऐसे ही आप किसी भी कोल को यूज में नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने एक ऐसा कोल ले लिया जिसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू तो उसकी कम है और उसके अंदर क्या ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, उसमें ऐश ज्यादा बन रही है, उसके अंदर कंबस्टिबल सब्सटेंस ज्यादा बन रहे हैं, है ना, चारों तरफ पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा कोल आप इंडस्ट्री में यूज नहीं ले सकते। तो बिफोर यूजिंग इंडस्ट्री, आज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग इतनी जबरदस्त चल रही है, तो किसी भी कोल को यूज लेने से पहले यू मस्ट हैव नो अबाउट द कि उसके अंदर कितनी, उसके अंदर मॉइस्चर है, कितना उसका हमारे पास में कार्बन है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये पता करने के लिए हमारे पास दो एनालिसिस है। पहला एनालिसिस है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस और दूसरा है अल्टीमेट एनालिसिस। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो एनालिसिस ऑफ पूल टू है, एक है प्रॉक्सिमेट, दूसरा है अल्टीमेट। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर, परसेंटेज ऑफ एश एंड परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। तो देखिए इट इंक्लूड द डिटरमिनेशन ऑफ मॉइस्चर, उसके बाद वोलेटाइल मैटर, उसके बाद एश एंड फिक्स्ड कार्बन। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें पता लगा सकते हैं, अगर ऑब्वियस सी बात है किसी फ्यूल में परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जाता है तो वो अच्छा फ्यूल नहीं है, हमें उसे यूज में नहीं लेना है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हमने पता लगा लिया कि भाई फ्यूल के अंदर अगर मैं बात करूँ मॉइस्चर पता चल गया, उसके बाद एश पता चल गई, लेकिन अगर किसी फ्यूल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, तो वो हमारे लिए और भी हार्मफुल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन क्या बनाते हैं? पॉइजनस एसिडिक ऑक्साइड, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसके लिए जो एलिमेंटल एनालिसिस होता है उसके वो एनालिसिस है अल्टीमेट एनालिसिस। यहाँ हम क्या एनालाइज करते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो कि फ्यूल जो होता है अच्छा फ्यूल उसमें ज्यादा होना चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो अल्टीमेट एनालिसिस में वी विल डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये हम डिटरमाइन करते हैं अल्टीमेट एनालिसिस में, ठीक है। तो इट इंक्लूड द डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कैसा एनालिसिस है? जो एलिमेंट्स बता रहा है कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो दिस इज एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ फ्यूल। ओके, तो ये है प्रॉक्सिमेट और ये अल्टीमेट एनालिसिस। अब हम इनको 1 to 1 पढ़ेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, एक्सप्लेन अल्टीमेट एनालिसिस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, देखिए क्या लिखा हुआ है ये तो हम सब बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक नॉर्मल नई स्लाइड यहाँ पे ले लेती हूँ बच्चों। न्यू, ठीक है, एंड पहले लेती हूँ एक स्लाइड ब्लैंक यहाँ पे। ओके, अब हम समझते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को। देखिए जो लिखा हुआ है वो तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम समझते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ठीक है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझा रही हूँ। मान लीजिए बच्चों आपके पास में खोल है जिसके अंदर आपको क्या डिटरमाइन करना है? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ एश। क्या होगा देखिए, सबसे पहले आपने खोल लिया, मान लीजिए x ग्राम खोल है, या मान लीजिए कितना ग्राम खोल ले लिया आपने? 5 ग्राम। ये पूल आप ले लिया। आप सबसे पहले क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? इसमें कितना मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब पानी, पानी है तो आप इसको किसमें प्लेस कर देंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक ओवन में। किसमें रख देंगे? इलेक्ट्रिक ओवन में। इलेक्ट्रिक ओवन में रखेंगे। अब पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है 100 डिग्री पे पानी उड़ जाएगा। अब आप टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा लीजिए, आप कर लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितने टाइम के लिए रख दीजिए? 1 आवर के लिए रख दीजिए। इसमें से जितना भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने इसको इलेक्ट्रिक ओवन में रख दिया, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। हमने इसको वहाँ प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है। देखिए हमने इसको प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक ओवन में, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों? मॉइस्चर, ऑब्वियस सी बात है मॉइस्चर क्या हो गया इसमें से रिमूव। मॉइस्चर रिमूव हो गया, मान लीजिए इसका वेट कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4 ग्राम। बताइए कितना मॉइस्चर था? 1 ग्राम। कितना मॉइस्चर था? 1 ग्राम। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर डिटरमाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हो जाएगा। इनिशियल वेट हमारे पास में था 5 ग्राम, फाइनल हो गया 4 ग्राम। उसके बाद हमने कितना लिया था? 5 ग्राम कोल इनटू 100, 20% मॉइस्चर। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे? अब हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें डिटरमाइन करना है इसमें कितना वॉलेटाइल मैटर प्रेजेंट है। वॉलेटाइल मैटर डिटरमाइन करने के लिए अगेन अब आपका कुल बच कितना गया है? 4 ग्राम। ये जो 4 ग्राम को इसे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप इसे पुट कर देंगे यहाँ पे बच्चों मफल फर्नेस में। किसमें पुट कर देंगे? मफल फर्नेस में। मफल फर्नेस में आप पुट कर देंगे कितने टेम्परेचर पर? 900 डिग्री, प्लस माइनस आप 50 डिग्री ऊपर नीचे दे सकते हैं। कितने टाइम के लिए रख देंगे? हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। क्या रिमूव हो जाएगा? जितना भी वॉलेटाइल मैटर था वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वॉलेटाइल मैटर रिमूव हो जाएगा तो अब हमारे पास में क्या हो गया बच्चों? वॉलेटाइल मैटर जो है वो क्या हो गया? वॉलेटाइल मैटर रिमूव होने के बाद मान लीजिए इसका वेट कितना डिटरमाइन हो गया है?
मान लीजिए आता है 2 ग्राम। कितना आता है बच्चों? 2 ग्राम। तो बताइए इसमें कितना वॉलेटाइल मैटर था? आप आराम से बता सकते हैं। बाद में अगर मैं बात करती हूँ वॉलेटाइल मैटर की परसेंटेज, तो हमारे पास में फ्यूल कितना था? 4 ग्राम। ठीक है, कितना रह गया? 2 ग्राम। तो इनिशियल वेट कितना था? वेट हमेशा इनिशियल मिलना है 5 × 100। तो कितना हमारे पास में हो गया वॉलेटाइल मैटर? ये हो गया हमारे पास में 40%। यस, 40% हमारे पास में क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगेन हमें क्या डिटरमाइन करना है? एच डिटरमाइन करने के लिए अगेन हम इसको पुट कर देंगे मफल फर्नेस में। कितने टेम्परेचर पर? 700 प्लस माइनस आप 50 कर सकते हैं। कितनी टाइम के लिए? वही हाफ एन आवर के लिए आप इसको पुट कर दीजिए। क्या अब जो बनेगा ना बच्चों, क्या बनेगा? एच। क्या डिटरमाइन होकर आ जाएगा? एच, क्योंकि अब आपके क्रूसिबल में जो है वो सिर्फ क्या है? एच है। तो परसेंटेज ऑफ एच हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों? आराम से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जो भी आपके पास में वेट यहाँ पे आया वो एच का वेट है। मान लीजिए जितना भी आपके पास में आता है, तो जो भी वेट ऑफ एच अपॉन इनिशियल वेट ऑफ फ्यूल इनटू 100। तो इस तरीके से प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया जाता है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ आपके उसमें वॉलेटाइल मैटर, परसेंटेज ऑफ एच और परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन। फिक्स कार्बन क्या करेंगे? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हमारे पास में क्या? मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ एच माइनस कर देंगे 100 में से, तो फिक्स कार्बन डिटरमाइन किया जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको पढ़ सकते हैं, पर हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। ये देखिए, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मॉइस्चर में डिटरमाइन करना है। 1 ग्राम मैं ले सकती हूँ कि मैंने 1 ग्राम लिया है, बाकी x ग्राम भी आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। 1 ग्राम आपने क्या ले लिया? आपने फाइनली पाउडर्ड कोल ले लिया, उसको किसमें रख दिया? हॉट ओवन के अंदर आपने रख दिया। कितने टेम्परेचर पे रख दिया? 110 तक रख दिया। कितने टाइम के लिए रख दिया? 1 आवर के लिए रख दिया। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो भी लॉस इन वेट आया है 1 ग्राम, तो मान लीजिए अब कितना रह गया? 0.8 ग्राम। तो लॉस इन वेट अपॉन वेट ऑफ कोल इनटू 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉलेटाइल मैटर ने क्या किया था? किसने पुट किया था? मफल फर्नेस। मफल फर्नेस में रख दिया था। कितने टेम्परेचर पे रख दिया था? कितने टेम्परेचर पर कितने टाइम के लिए रख दिया था बच्चों? हाफ एन आवर के लिए। आफ्टर 7 मिनट, 7 हम 10 मिनट 20 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, क्या रिमूव हो जाएगा इसमें से? जितना भी वॉलेटाइल मैटर है। तो परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर क्या हो गया? लॉस इन वेट इनटू रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल मैटर अपॉन वेट ऑफ होल सैंपल जो इनिशियल था इनटू 100। ठीक है, आगे अब क्या रह गया? अब हमारे पास भी है एच। मैं आपको बता दी चुकी हूँ कैसे डिटरमाइन करते हैं एच। तो एच के लिए अगेन आप किसमें पुट कर दीजिए इसको? किसके अंदर पुट कर देंगे? हम मफल फर्नेस के अंदर। लिखा हुआ मफल फर्नेस कितने टेम्परेचर पर? मैंने आपको बताया था कितने टाइम के लिए? हाफ एन आवर के लिए। आप वेट करेंगे, जो भी अब वेट बचा हुआ है क्या है? एच है, क्योंकि बाकी सब चीजें यहाँ से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की गैसेस वगैरह रिमूव हो चुकी है। तो एच है, वेट ऑफ एच लेफ्ट इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन, ये हो गया परसेंटेज ऑफ एच। और अब हमें फिक्स कार्बन, मैंने आपको बताया था फिक्स कार्बन क्या हो जाएगा? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ एच। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कैसे करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूल को यूज में लेने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि उसमें कितना परसेंट कार्बन है, कितना मॉइस्चर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो भी रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। क्यों किया जाता है? मुझे पता हो कि मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर कम होना चाहिए। वॉलेटाइल मैटर कितना है, मुझे पता होना चाहिए। एक अच्छी फ्यूल में वॉलेटाइल मैटर कम होना चाहिए। ठीक है, यही चीजें लिखी हुई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड का भी आप चाहो तो ये रहा स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लेना चाहते तो, और आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हो गया। अब हम बढ़ते हैं अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल। क्या होता है अल्टीमेट एनालिसिस? देखिए बच्चों, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या होता है? हम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर, परसेंटेज ऑफ एच कंटेंट ये डिटरमाइन कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी फ्यूल को अगर हमें इंडस्ट्री में यूज में लेना है या डोमेस्टिक पर्पज में यूज लेना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस फ्यूल में कितना कार्बन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना सल्फर है। क्योंकि देखिए बच्चों, हम फ्यूल को क्यों यूज में ले रहे हैं? कैलोरीफिक वैल्यू के लिए। अब उसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है तो वो अच्छा फ्यूल है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी मेक श्योर करना है कि उस फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्यों?
नाइट्रोजन अगर सल्फर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और सल्फर, ये इनका कंबशन होगा, ऑक्साइड बनेंगे। ये ऑक्साइड जो है वो मॉइस्चर से रिएक्शन करेंगे, मॉइस्चर से, और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, एसिड्स का। और आपको पता है ये एसिड जो होते हैं ये कितने हार्मफुल होते हैं, एसिडिक रेन हमारे पास में होती है। तो इसलिए बच्चों किसी भी फ्यूल को यूज लेने से पहले हमें पता होना चाहिए उसका एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, उसमें कितना परसेंट ऑफ कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो यही हम करते हैं अल्टीमेट एनालिसिस के थ्रू। तो अल्टीमेट एनालिसिस है हमारे पास में एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ फ्यूल। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है अल्टीमेट एनालिसिस। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसी फ्यूल के अंदर। आपको ये नजर आ रहा है बच्चों, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास में है फर्नेस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में फर्नेस, ये हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, ये ओवन लगा रखा है, और ये हमने ले लिया बच्चों सैंपल। क्या ले लिया, इसको ब्लैक कलर कर देती हूँ, किया, ये हमने क्या लिया बच्चों, सैंपल। ये हमारा हो गया सैंपल, वही होल सैंपल जिसमें मुझे डिटरमाइन करना है कितना परसेंट कार्बन और कितना परसेंट हाइड्रोजन है। ये जो मैंने सैंपल लिया ये कंबशन ट्यूब है बच्चों, ये जो आपको नजर आ रही है क्या हो रही है हमारे पास में, कंबशन ट्यूब। इस कंबशन ट्यूब में ये जो होल सैंपल है, जो मेरा सैंपल है फ्यूल का, इसका मैंने कंबशन किया। फ्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का कंबशन होगा क्या बन जाएगा बच्चों, CO2। हाइड्रोजन का कंबशन होगा क्या बनेगा, H2, ठीक है। अब ये जो CO2 और H2 ये आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है EU शेप की दो ट्यूब है। पहली ट्यूब के अंदर मैंने फिल कर रखा है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या भर रखा है बच्चों, CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2, और दूसरी ट्यूब के अंदर भर रखा है KOH सॉल्यूशन। क्या भर रखा है, KOH सॉल्यूशन। और इन दोनों का जो वेट है ना मुझे पता है, मुझे इनका वेट पता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये CO2 H2 आगे बढ़ेंगे। अब जितना भी H2 है ना वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये CaCl2। ये जो एनहाइड्रस CaCl2 है किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो H2 बना है इसको, ठीक है। आगे क्या बढ़ेगा, CO2 आगे बढ़ेगा, और CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है मैं आपको उसका समझाती हूँ बच्चों, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास में CaCl2 मान लीजिए कितना था, 10 ग्राम था, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए। CaCl2 मेरे पास कितना था, 10 ग्राम, मैंने भरा उसको। इसने H2O को एब्जॉर्ब किया, तो इसका वेट कितना हो गया, 15 ग्राम। कितना वेट हो गया बच्चों, 15 ग्राम। तो बताइए H2O का वेट कितना हुआ, ऑब्वियसली H2O का वेट कितना हो गया, 5 ग्राम H2O। यानी मेरे फ्यूल के अंदर कितना H2O बना, 5 ग्राम, ठीक है। अब आगे देखिए, मुझे पता है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। क्या बनता है, H2O। तो देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितना H2O बन रहा है बच्चों, 18 ग्राम। क्योंकि मुझे परसेंटेज ऑफ H2O नहीं, परसेंटेज ऑफ क्या डिटरमाइन करना है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा, 2 ग्राम हमारे पास में हाइड्रोजन से कितना H2O बन रहा है, 18 ग्राम। या मैं कह सकती हूँ कि 18 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 18 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 ग्राम। तो मेरे इंक्रीज इन वेट, कितना वेट इंक्रीज हुआ है हमारे पास में, 5 ग्राम, ठीक है। इस इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, आराम से हम डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए इंक्रीज इन वेट ऑफ किसका, CaCl2, उसमें कितना हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों, तो आपको नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ बता देती हूँ, 2/80 इंटू इंक्रीज इन वेट ऑफ किसका, CaCl। इतना हाइड्रोजन मेरे फ्यूल में प्रेजेंट हुआ। क्या, मेरे पास में फ्यूल सैंपल था, फ्यूल सैंपल का कन्वर्शन किया, CO2 H2O बना, CO2 H2O को आगे बढ़े, H2 एनहाइड्रस CaCl2 ने एब्जॉर्ब कर लिया। CaCl2 का वेट मुझे इनिशियल पता था, ठीक है। तो मैंने ये पता लगा लिया कि इसकी वेट में जो इंक्रीज हुआ वो H2O की वजह से हुआ, उसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है। सेम ऐसा ही हम किसके साथ करेंगे, KOH के साथ। तो देखिए अबाउट 1 to 2 ग्राम, जितना भी आप होल सैंपल या जो भी फ्यूल है वो लेना चाहे बच्चों, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आपने ले लिया। लेने के बाद आपने क्या किया, उसका कंबशन किया, कंबशन किया तो क्या बन गया, CO2 और H2O। CO2 और H2O को एब्जॉर्ब कर लिया किसने, KOH ने तो एब्जॉर्ब कर लिया किसको, जो CO2 को, और CaCl2 ने एब्जॉर्ब कर लिया किसको, H2O को। और उसके बाद इनके वेट में जो इंक्रीज हुआ उससे वी कैन डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH दिख रहा है आप लोगों को सभी को। पहले मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बता देती हूँ, इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 इनटू, ये दिख रहा है आपको 2, मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया है यहाँ पे, 2/80, ठीक है। और मुझे डिटरमाइन करनी है
परसेंटेज, तो परसेंटेज डिटरमाइन करने के लिए अपॉन में वेट ऑफ होल सैंपल इनटू 100, ये हमारे पास में आ गई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बच्चों हमारे पास में आता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कैसे डिटरमाइन करें। तो देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हमने क्या किया, अगेन हमारे पास में क्या हुआ, KOH, इसका वेट मुझे पता था, मान लीजिए KOH का वेट है, मान लीजिए कितना है 15 ग्राम, कितना है 15 ग्राम। इसने CO2 को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वह क्या बना देता है K2CO3। एक और चीज आप ध्यान रखना, रिएक्शन जो होगी वो ये रिएक्शन होती है, KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब किया, क्या बन गया K2CO3, ठीक है। 15 ग्राम KOH का वेट था, इसने किसको एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 को। CO2 को एब्जॉर्ब करके मान लीजिए इसका वेट हो गया 18 ग्राम, मान लीजिए, तो इसने कितनी CO2 एब्जॉर्ब करी बच्चों, 2 ग्राम CO2। कितनी CO2 एब्जॉर्ब कर ली, 2 ग्राम। मुझे क्या डिटरमाइन करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो देखिए कैसे, हमें पता है C + O2 = CO2, मुझे पता है 12 ग्राम कार्बन से कितना CO2 बनता है बच्चों, 44 ग्राम। तो मैं क्या कह सकती हूँ, 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन प्रेजेंट है, 12 ग्राम। तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज इन वेट ऑफ CO2, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH आएगा, एक मिनट, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH, ठीक है बच्चों, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH। और ये वेट क्यों इंक्रीज हुआ KOH का, CO2 की वजह से। किसकी वजह से, CO2 की वजह से। उसमें कितना कार्बन होगा, तो देखिए 12/44 इनटू यहाँ पे क्या जाएगा, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH। सेम यही चीज यहाँ सॉल्व कर रखी है, आपको नजर आ रहा होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो गया, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH इनटू 12, देना आपके पास में 12/44। ये कहाँ से आया, समझ में आ गया। हमें परसेंटेज डिटरमाइन करनी तो इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ होल सैंपल, ये हमारे पास में परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेना तो आप लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट यही डायग्राम सेम मैंने यहाँ पे भी कर रखा था, तो ये इस तरीके से हम इसको डिटेल पे पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमको डिटरमाइन करना है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम जो है सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मुझे डिटरमाइन करना है। नाइट्रोजन डिटरमाइन करने के लिए मुझे फ्यूल के अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसे कन्वर्ट करना है अमोनिया में। फ्यूल में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले उस नाइट्रोजन को मुझे किसमें कन्वर्ट करना होगा, अमोनिया में। कैसे होगा प्रोसेस देखिए, इस तरीके से बच्चों एक है ना, हम फ्लास्क लेते हैं, इस फ्लास्क का नाम होता है जेलडॉन फ्लास्क। क्या नाम होता है बच्चों, जेलडॉन फ्लास्क। ये जो जेलडॉन फ्लास्क होता है के अंदर हल्का सा टिल्टेड होता है, ठीक है। इस जेलडॉन फ्लास्क के अंदर मैंने क्या ले लिया, मेरा सैंपल मतलब जिसका मुझे क्या डिटरमाइन करना है बच्चों, नाइट्रोजन डिटरमाइन करनी है जिसके अंदर। साथ में मैंने इसमें ले लिया बच्चों K2SO4 प्लस मैंने ले लिया C2SO4। ये दोनों वर्क करते हैं एज ए कैटलिस्ट। किसकी तरह वर्क करते हैं, कैटलिस्ट। और साथ में मैंने ले लिया H2SO4। क्या ले लिया बच्चों, H2SO4। एक जेलडॉन फ्लास्क लिया, केस एंड इसके अंदर। इस जेलडॉन फ्लास्क के अंदर मैंने सैंपल जिसके अंदर मुझे नाइट्रोजन डिटरमाइन करनी है वो ले लिया। साथ में मैंने ले लिया कैटलिस्ट K2SO4 और C2SO4 और साथ में H2SO4। अब आगे क्या होगा, मैंने इसको गर्म किया, हीट प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड कर रहा है। क्या होगा बच्चों, ये जो H2SO4 है ये किससे रिएक्शन करेगा, जो अगर फ्यूल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो उस नाइट्रोजन से और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, अमोनियम सल्फेट का, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या किया, आगे मैंने एक दूसरा फ्लास्क लिया, ये नजर आ रहा है आपको दूसरा फ्लास्क, बिल्कुल दूसरा फ्लास्क मैंने यहाँ पे ले लिया। इस दूसरे फ्लास्क के अंदर मैंने जेलडॉन ट्रैप मतलब जेलडॉन फ्लास्क के अंदर जो मेरा मटेरियल जो प्रोडक्ट बना था उसको यहाँ पे डाल दिया, इसको यहाँ पे ले लिया है। मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया था, अमोनियम सल्फेट। तो मैंने इस फ्लास्क में क्या ले लिया बच्चों, ले लिया अमोनियम सल्फेट। और इस अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करा दी NaOH से, या मैं क्या ले सकती हूँ, KOH ले सकती हूँ, ठीक है। देखिए कंटेंट फॉर्म जेलडॉन फ्लास्क हमने यहाँ ले ली है, उसके बाद NaOH से या KOH से रिएक्शन करें। रिएक्शन कराते ही क्या हो जाता है बच्चों, बन जाती है अमोनिया। और मैंने आपको बताया कि मुझे अमोनिया में ही कन्वर्ट करना है नाइट्रोजन को, ठीक है। अब जो ये अमोनिया बनी, इस अमोनिया को, अमोनिया क्या है मेरे पास में, बेस है। और इस अमोनिया के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता,
ठीक है। इस अमोनिया को मैंने कंडेंस किया क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में बनी थी, कंडेंस करा, लिक्विड फॉर्म में लिया है और मैं इसको लेके आ गई एक ब्यूटेट के अंदर, ठीक है। और मैंने इसकी करा दी है टाइट्रेशन, किसके साथ टाइट्रेशन, क्योंकि अमोनिया बेस है तो एसिड के साथ, तो मैंने नोन वॉल्यूम मान लीजिए V वॉल्यूम और मैंने N मेरी नॉर्मेलिटी, यानी मैंने क्या किया, या मैं कह सकती हूँ N1 V1, N1 तो नॉर्मेलिटी है, V1 है मेरे पास में वॉल्यूम, किसका बच्चों, जो मैंने एसिड यूज लिया है उसका, वो एसिड मैंने लिया और उस एसिड के साथ क्या करा दी, इस अमोनिया की टाइट्रेशन। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, क्या हुआ, अमोनिया बेस था, मैंने इसकी एसिड से टाइट्रेशन कराई, टाइट्रेशन करते तो मुझे पता है कि एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट में रिएक्शन करते हैं, ये बात हमको पता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जितना अमोनिया है उतना ही क्या यूज होगा, एसिड यूज होगा, जितना अमोनिया है उतना ही क्या यूज होगा, एसिड यूज होगा। अब कुछ एसिड जो है ना हमारे पास में अनयूज्ड रह जाएगा, इस अनयूज्ड एसिड की हम बैक टाइट्रेशन करके और ये पता लगा लेंगे अनयूज्ड एसिड कितना है। और मुझे अगर बैक टाइट्रेशन करके, ये बैक टाइट्रेशन का क्या है आप छोड़िए, लेकिन बैक टाइट्रेशन करके मुझे पता चल गया कि अनयूज्ड एसिड कितना है, तो मैं यूज्ड एसिड पता लगा सकती हूँ कितना होगा। तो देखो बच्चों, अगर टोटल एसिड V1 है, इस V1 में से अनयूज्ड एसिड अगर मेरे पास में स्मॉल v था, तो मेरे पास में जो अमोनिया के साथ यूज्ड आया वो कितना हो जाएगा, यूज्ड एसिड V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस स्मॉल v, ठीक है। आप कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है, जेल फ्लास जिसमें मैंने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल में अगर नाइट्रोजन थी तो H2SO4 से रिएक्शन होकर क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट, इसको दूसरे फ्लास में ले लिया, साथ में KOH या NaOH मिला दिया, अमोनिया बनेगी। अमोनिया की मैंने टाइट्रेशन करा दी, नोन अमाउंट ऑफ, मुझे वॉल्यूम भी पता है, मुझे नॉर्मेलिटी भी पता है एसिड के साथ में, और दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, वही जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, वही सब कुछ लिखा हुआ है, हम शुरू करते हैं। नोन अमाउंट ऑफ पाउडर्ड पूल इज इंटेड विद कॉन्सेंट्रेट, हमारे पास में देखिए H2SO4, ये H2SO4 लिखा हुआ है, ठीक है, H2SO4, साथ में अलॉन्ग विद K2SO4, COSO4, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, मैंने बताया था किस फ्लास्क के अंदर, जेल फ्लास्क के अंदर। देन उसके बाद में सॉल्यूशन बन जाएगा, इस सॉल्यूशन को किससे रिएक्शन करा दी बच्चों, KOH के साथ में, KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया बनेगी, और अमोनिया की हमने टाइट्रेशन करा दी किसके साथ में, हमने एसिड सॉल्यूशन के साथ में। अब जो अनयूज्ड एसिड है उसको हमें डिटरमाइन करना है, तो उसकी क्या करा दी, बैक टाइट्रेशन, इसके साथ में ऑब्वियस बात है एसिड है तो बेस के साथ में टाइट्रेशन करा देंगे। इस बैक टाइट्रेशन से मुझे पता चल गया, इससे बस मुझे ये पता चल गया कि मेरा यूज्ड एसिड कितना था जिसने अमोनिया से रिएक्शन करी, ठीक है। आगे देखते हैं, तो फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया, एसिड यूज्ड बाय अमोनिया लिबरेटेड, जो अमोनिया लिबरेट हुई है उसने कितने एसिड से रिएक्शन करी, हम क्या डिटरमाइन कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मुझे पता है एसिड और बेस किसमें रिएक्शन करते हैं, सेम ग्राम इक्विवेलेंट में N2V2, N1V1 मान लो मेरे पास में अगर एसिड है तो N2V2 मेरे पास में क्या हो गया बच्चों, अमोनिया, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है बच्चों कि जब हमारे पास में 1N, ध्यान रखना 1N और 1000 मिलीलीटर जो अमोनिया है उसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम, 14 ग्राम। ऑफ कोर्स ही बात है कि मेरे पास में अमोनिया है और ये अमोनिया मैंने 1N और 1000 मिलीलीटर अमोनिया लिया, तो इसमें कितना नाइट्रोजन हो गया, 14 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ, देखो 1N 1000 मिलीलीटर जो हमारे पास में अमोनिया है उसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 14 ग्राम नाइट्रोजन। ये कैसे आया फॉर्मूला मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे पास में कितना अमोनिया है बच्चों, जितना एसिड यूज हुआ है उतना ही अमोनिया, ऑफ कोर्स की बात है, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख सकती हूँ N1V1 मिलीलीटर अमोनिया में कितना नाइट्रोजन हो जाएगा बच्चों, तो देखिए 14/1000 इंटू मेरे पास में कितना हो गया बच्चों, इंटू N1V1, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखिए 14/1000, नजर आ रहा होगा कैसे आया। वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड एंड नॉर्मेलिटी, वही चीज हो गई, एसिड जो यूज किया उसका वॉल्यूम यानी V1, उसकी एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी है N1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास में हो गया, अगर मैं क्या लिखती हूँ N1V1 मिलीलीटर अमोनिया तो उसमें कितना नाइट्रोजन है, ठीक है। हमें जितना हमारे पास में एसिड अमोनिया, इसलिए N1V1 हमें क्या डिटरमाइन करनी है, परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, इंटू 100,
अपॉन क्या हो गया, वेट ऑफ सैंपल, जो भी मैंने सैंपल लिया उसका वेट। तो देखिए सेम वही चीज है, वॉल्यूम ऑफ रेसिड्यूज इनटू नॉर्मेलिटी इनटू 14 इनटू 100 और अपॉन वेट ऑफ होल्स टेकन इनटू 1000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा समझिए कि 1 and 1000 ml ये आप पढ़ भी चुके हैं, मोलिडिटी और नॉर्मेलिटी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो 1 and 1000 मिलीलीटर अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होता है, 14 ग्राम। मेरे पास कितना अमोनिया मिला मुझे, N1V1, तो इस N1V1 मिलीलीटर अमोनिया में कितना नाइट्रोजन हो जाएगा, इतना। ठीक है, परसेंटेज डिटरमाइन करना है, तो ये परसेंटेज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, एक बार इसको क्लियर भी कर देती हूँ। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास है परसेंटेज ऑफ सल्फर। बहुत ही इजी टॉपिक है परसेंटेज ऑफ सल्फर, अब हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, कुछ भी है इसके अंदर। अगर मेरी फ्यूल के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, अगर फ्यूल में सल्फर प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स सी बात है, मैं यही आपको बता देती हूँ, अगर फ्यूल में सल्फर है तो सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा SO2, SO2 फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बनाएगा SO3, फर्दर रिएक्शन होकर बन जाएगा सल्फेट। ठीक है, ये सल्फेट है SO4 -2, सॉरी -2 आएगा। ठीक है, SO4 -2। दोबारा देखिए, S + O2 SO2, SO2 + O2 SO3, SO3 माइनस। ठीक है, और उसके बाद में SO4 -2 सल्फेट हो गया। अब क्या करें, मुझे डिटरमाइन करनी है कितना सल्फेट है, तो ऑफ कोर्स ही बात है मैं क्या ले लूँगी, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का मैं क्या ले लूँगी, नोन वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो मैंने बेरियम क्लोराइड लिया। इस बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं किसके साथ करा दूँ बच्चों, SO4 -2, यहाँ पे SO4 -2 नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं सल्फेट से कराऊंगी तो क्या बन जाएगा बच्चों, बेरियम सल्फेट। क्या बन गया हमारे पास में, बेरियम सल्फेट का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं किसके साथ करा दूंगी, सल्फेट के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो हमारे पास में बेरियम सल्फेट बनता है ना बच्चों, इसका वेट होता है 233 ग्राम। कितना होता है, 233 ग्राम। तो बताइए 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर प्रेजेंट है, तो देखिए सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 32। ठीक है, तो देखिए 233 ग्राम बेरियम सल्फेट के अंदर कितना सल्फर प्रेजेंट है, 32 ग्राम। तो 1 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना हो जाएगा, 32/233। और इंक्रीज इन वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना है, तो इंक्रीज इन वेट ऑफ बेरियम सल्फेट के अंदर मैं इंक्रीज इन वेट ऑफ बेरियम सल्फेट जो है उसमें कितना सल्फर हो जाएगा, तो 32/233 इनको इंक्रीज इन वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। परसेंटेज अगर मुझे डिटरमाइन करनी है तो क्या हो जाएगा, इनटू 100/वेट ऑफ होल सैंपल। सेम यही चीज़ है लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले सल्फर, ऑक्सीजन से रिएक्शन SO2 सल्फाइड, उसके बाद में सल्फेट बनेगा। सल्फेट की रिएक्शन BaCl2 से करा तो बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट 233, तो 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर है, 32 ग्राम। तो x ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना हो जाएगा, कितना, तो यानी परसेंटेज ऑफ सल्फर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ये दिख रहा है आपको 32/233 इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट इनटू 100/वेट ऑफ होल सैंपल। ठीक है, और फाइनली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परसेंटेज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन, ये हम डिटरमाइन करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा अल्टीमेट एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे हमारे सॉलिड फ्यूल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट रिकवरी मेथड। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। मैं आपको देखिए बच्चों, एक और टॉपिक यहाँ पे आ गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि हमें पता होना चाहिए फ्यूल में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज मेटलर्जिकल कोर्स। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारे पास में प्राइमरी सॉलिड फ्यूल होता है कोल, और प्राइमरी सॉलिड फ्यूल यानी कोल से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, कोक का फॉर्मेशन किया जाता है। और कोल और कोक में अगर कंपेयर पूछे कि कौन अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोक अच्छा है। और अगर आपसे पूछा जाए कोक क्यों अच्छा है, तो वही चीज़, ये ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कोक जो है उसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती हो कोल से, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है, उसमें मॉइस्चर कम हो, उसमें वोलेटाइल मैटर कम है। यही चीज़ हमें बतानी है जो हमने क्या पढ़ी थी, फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ी थी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है,
हमारे पास में प्योरिटी प्योर होता है कोक ज़्यादा, पोरोसिटी मतलब उसके अंदर बहुत पोरस होता है तो ऑक्सीजन इजीली बैठ के रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। पोरोसिटी मतलब होता है कि हमारे पास में कोल कैसा होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जो है वो इजीली कांटेक्ट में आ सके और क्या किसको फॉर्मेशन हो सके, कोक का फॉर्मेशन। आगे बात करूँ स्ट्रेंथ, तो द कोक शुड बी क्वाइट कम्पैक्ट। जो कोक होता है वो ज़्यादा कम्पैक्ट होता है, डेंस होता है। साइज, कॉस्ट, कंबस्टिबिलिटी, कैलोरीफिक वैल्यू, और साथ में कोक जो बना है उसमें लोएश और सल्फर, लो वीक सल्फर और लो फॉस्फोरस होते हैं, इसीलिए कोक जो है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू कोल से, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, और रिपीटेडली की डेफिनेशन 2 नंबर या 4 नंबर में पूछी जाती है, और ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट मेथड जो है वो हर बार लगभग हर सेमेस्टर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है conversion of coal into coke in the absence of air and in the presence of high temperature। यानी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोल को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, कोक में। किसकी प्रेजेंस में कर रही हूँ, प्रेजेंस है मेरे पास में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, लेकिन एब्सेंस क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू कोक इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। और ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस ही हम पढ़ेंगे, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट रिकवरी मेथड, जिसको अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी डेफिनेशन लिखा जाएगा, लिख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू कोक इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी कार्बोनाइजेशन जो है 2 टाइप का होता है, एक हमारे पास होता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, एक होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। इसको इतना कोई डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। लो टेम्परेचर मतलब जब नाम से पता चल रहा है कि इसमें टेम्परेचर कितना होगा, कम का मतलब ऐसा नहीं है बहुत ही कम मतलब यह है कि 500 से 700 डिग्री। इसमें जो कोक आपको मिलता है वो 75 से 80% उसकी यील्ड होती है। यील्ड का मतलब होता है बच्चों कि हमें 100% एफिशिएंसी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, यानी पूरा का पूरा कोल कोक में कन्वर्ट नहीं होता, 75 to 80% यील्ड होती है हमारे पास में कोक की, ठीक है। आगे मैं बात करूँ कि 5 से 15% इसमें वोलेटाइल मैटर होता है, और देखिए इसके बारे में है, आप पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है हाई होगा, इसके अंदर यील्ड जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है 65 से 75% तक होती है। और अगर मैं बात करूँ कि वोलेटाइल मैटर और सब जो है वो 1 से 3% होते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन जो है वो अच्छा है, बेटर है एज कम्पेयर टू लो हमारे पास में टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, ठीक है। कार्बोनाइजेशन आप जानेंगे क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू कोक इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट रिकवरी मेथड। ये जो ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट रिकवरी मेथड है, इसका प्रिंसिपल इसका है बच्चों हीट रीजनरेटिव प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये हीट रीजनरेटिव प्रिंसिपल क्या है, ये मैं भी आपको समझाती हूँ। पहले मैं आपको इसका डायग्राम शो करती हूँ ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो, फिर हम इसको 1 to 1 समझते हैं, ठीक है। ये है बच्चों हमारे पास में ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट रिकवरी जो मेथड है, उसके लिए ये इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझाती हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, ये है हमारे पास में एक ओवन। क्या है बच्चों, ये ही एक ओवन है, ठीक है। ये आपके पास में ओवन है, ठीक है। इस ओवन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जो नजर आ रहे हैं ये है सिलिका चैम्बर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिका चैम्बर। तो ये एक हमारे पास में ओवन, इस ओवन में प्रेजेंट होते हैं सिलिका चैम्बर्स, ठीक है। ये जो सिलिका चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स किसके बने हुए हैं, सिलिका के, क्योंकि सिलिका ही इतने हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। इन चैम्बर्स के अंदर टोटल मिला के बच्चों 3 ओपनिंग होती है। 3 ओपनिंग कौन कौन सी हो जाएगी, सबसे पहली ओपनिंग हो जाएगी कोल्ड चार्जिंग, सेकेंड हो जाएगी कोक डिस्चार्जिंग, क्या हो जाएगी, कोक डिस्चार्जिंग, और थर्ड हो जाती है कोल्ड गैस सप्लाई। ये सब क्या है, ये मैं आपको 1 to 1 सब समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा मेरे पास में एक ओवन है। इस ओवन के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिलिका चैम्बर। 10 से लेके 25 तक सिलिका चैम्बर पैरेलल में लगे हुए होते हैं, ठीक है। इन सिलिका चैम्बर के अंदर एक को अगर मैं बाहर निकालूं तो इस एक सिलिका चैम्बर के अंदर 3 ओपनिंग होती है। एक होती है कोल्ड चार्जिंग, दूसरी कोल्ड डिस्चार्जिंग, तीसरी कोल्ड गैस सप्लाई। कोल्ड चार्जिंग मतलब हमने ओपन किया ढक्कन को, ठीक है, जो ओपनिंग थी, और इसमें पूरा क्या भर दिया, कोल, क्योंकि मुझे किसको कन्वर्ट करना है, कोल को ही कन्वर्ट करना है, किसमें, कोक के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद में उस ओपनिंग को मैंने टाइटली क्लोज कर दिया। इसके बाद में कोक डिस्चार्जिंग। आफ्टर सम टाइम जब हम टेम्परेचर देंगे तो हमारा कोल किसमें कन्वर्ट होगा, कोक में। तो उस कोक को बाहर लाने के लिए दूसरी ओपनिंग है जिसे कहते हैं कोक डिस्चार्जिंग ओपनिंग, उसे ओपन करके कोक को बाहर ले आया जाता है। तीसरी ओपनिंग है कोल्ड गैस सप्लाई। यहाँ पे हमारे पास में कोल तो कोक में कन्वर्ट होता ही होता है, लेकिन साथ में एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है कोल गैस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी में सब जगह काम आती है। तो कोल गैस की भी यहाँ पे क्या होती है, एक ओपनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक ओवन के अंदर सिलिका चैम्बर की 3 ओपनिंग। इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हीट रीजनरेटर। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था, हीट रीजनरेटर प्रिंसिपल पे, ठीक है। हीट रीजनरेटर का क्या काम होता है बच्चों, ये हीट रीजनरेटर ये मेक श्योर करता है कि जो भी गैसेज चिमनी में जा रही है, जो ये गैसेज बनती है कहाँ पे मूव करती है, चिमनी में। तो चिमनी में जाने से पहले अपनी पूरी की पूरी हीट जो है वो यहाँ जो चेकर ब्रिक्स लगी होती है, चेकर ब्रिक्स लगी है तो हीट को एब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये हीट रीजनरेटर का क्या काम होता है, जो भी हमारे पास में वेस्ट गैसेज हैं बिफोर स्टेपिंग टू चिमनी अपनी पूरी हीट किसको दे जाए, इस चेकर ब्रिक को दे जाए, इस ओवन को दे जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास में है क्या, पूरा कंस्ट्रक्शन किसका बच्चों, जो हम पढ़ रहे हैं ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट रिकवरी मेथड, उसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से। आगे देखिए, अब हम बात करें वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग में सबसे पहले हम सप्लाई करते हैं एयर गैस और प्रोड्यूसर गैस। किसकी सप्लाई करते हैं, नहीं, सबसे पहले वर्किंग में क्या होगा, कोल्ड चार्जिंग डोर को ओपन करेंगे, कोल भर देंगे, टाइटली क्लोज कर देंगे। इसके बाद में मुझे टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्यूल की बर्निंग। तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो है प्रोड्यूसर गैस। क्या होगी प्रोड्यूसर गैस, CO+, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस की एयर के साथ में बर्निंग करेंगे। जब बर्निंग हम करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, कंबशन होगा, कंबशन होगा तो गैसेज बनेंगी। ये जो गैसेज है ना, ये देखिए यहाँ से ऐसी गैसेज है, ये जा रही है, ये गैसेज जो है ये ऊपर उठेंगी और ये सिलिका चैम्बर जो है ना उनके चारों तरफ क्या कर रही है बच्चों, रोटेट हो रही है। जो सिलिका चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं उनके चारों तरफ ये गैसेज क्या है, रोटेट हो रही है। और ये अपनी जितनी भी हीट है ना वो किसको प्रोवाइड कर रही है, सिलिका चैम्बर को, ठीक है। इस तरीके से ये सिलिका चैम्बर, इन सिलिका चैम्बर के चारों तरफ क्या हो रही है, गैसेज रोटेट हो रही है। सिलिका चैम्बर में क्या भरा हुआ है बच्चों, कोल, ये कोल भर दिया। ये गैसेज अपनी हीट किसको दे देगी, सिलिका चैम्बर के अंदर प्रेजेंट कोल, ठीक है। कोल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इतनी हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाता है 1200 डिग्री पे, कहाँ पहुंच जाता है 1200 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया, एयर प्रोड्यूसर गैस का कंबशन किया, कंबशन किया तो टेम्परेचर पहुंच गया 1200 डिग्री, वेस्ट गैसेस बनी जो भी हमारे पास में कंबशन की है, रोटेट करेगी अराउंड द सिलिका चैम्बर और इस सारी की सारी एनर्जी की हीट एनर्जी किसको दे देगी, कोल को। कोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोक के अंदर। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब ये जो गैसेज है जो सिलिका चैम्बर के चारों तरफ रोटेट कर रही है, ये ठंडी होकर कहाँ आएगी, नीचे, और नीचे आके कहाँ जाएगी, चिमनी में। लेकिन चिमनी में जाने से पहले ये जो हीट रीजनरेटर है ये इनकी जितनी भी हीट है उसको पूरी हीट को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो हीट रीजनरेटिव प्रिंसिपल पे वर्क होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में कोल किस में कन्वर्ट हो गया, कोक के अंदर। ये जो कोल हमारा कोक में कन्वर्ट हुआ, हमने क्या किया, कोक डिस्चार्जिंग डोर को ओपन किया, इस कोक को रैम के थ्रू बाहर ले लिया और ये जो कोक एकदम गर्म है इसकी क्विंचिंग कर दी। क्विंचिंग मतलब कोक को ठंडा कर दिया, ठीक है। ये सब क्या है अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको एक बार आपको, आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको समझाती हूँ इसका पूरा जो भी कंस्ट्रक्शन और सब कुछ है। प्रिंसिपल, हीट रीजनरेटिव प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है हीट रीजनरेटिव प्रिंसिपल, कि जो हमारे पास में वेस्ट गैसेस बनती है वो चिमनी में जाने से पहले अपनी पूरी की पूरी हीट किसको दे जाती है, चेकर ब्रिक हीट रीजनरेटर को। तो देख लीजिए रीजनरेटिव सिस्टम पे वर्क करता है, यूटिलाइजिंग द वेस्ट फ्यूल गैसेस फॉर हीटिंग द चेकर वर्क ऑन ब्रिक, यानी जो हमारा ओवन है उसको वापस प्री हीट करने के लिए हमें
उतनी हीट नहीं देनी पड़ती जितनी पहले थी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ओवन का कितना मेंटेन रहता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक ओवन का टेम्परेचर यहाँ मेंटेन रहता है। आगे देखिए कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, नैरो सिलिका चैम्बर, मैंने आपको बताया था 10 to 12 मीटर लॉन्ग होते हैं, 3 to 4 मीटर इनकी हाइट होती है और ये इनकी विड्थ हो जाती है। साइड बाय साइड लगे हुए रहते हैं ये, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है बैटरी गैप होता है और एक बैटरी की तरह हमें दिखते हैं। Each chamber is provided with a charging hole at the top, मैंने आपको बताया था पोल चार्जिंग होल होता है। एक हमारे पास में पोल गैस के लिए होल होता है और तीसरा हमारे लिखा हुआ है देखिए डिस्चार्जिंग कोक के लिए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, दो हमारे पास में तीन, एक चार्जिंग के लिए, एक पोल गैस की गैस जो बनी पोल गैस उसके लिए, और तीसरा हमारे पास में हो जाता है फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ कोक, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है, हीट रिजनरेटिव चैप्टर ब्रिक्स मैंने आपको बताया था प्रेजेंट होता है बॉटम पे। कुल मिला के ये इसका कंस्ट्रक्शन है। एक ओवन में सिलिका के हमारे पास में अलग अलग चैम्बर, उसके बाद में चैम्बर के अंदर 3 ओपनिंग 3 डोर होते हैं, ईच एक चैप्टर ब्रिक, एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ होता है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। आगे हम वर्किंग की बात करते हैं, आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास में हुई वर्किंग जो मैंने आपको समझाई थी, कोल्ड चार्जर को ओपन कर दिया, कोल्ड भर दिया और उसके बाद में टाइटली क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज कर दिया, ताकि एयर का कट ऑफ हो जाए। इसके बाद में हमने क्या कर दिया, इसके अंदर रिड्यूसर गैस और जो हमारे पास में रिड्यूसर गैस और एयर की सप्लाई कर दी, टेम्परेचर का पहुंच गया 1200 डिग्री तक। उसके बाद ये जो गैसेस बनेंगी वो किसके अराउंड रोटेट होंगी, सिलिका चैम्बर, कोल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोक के अंदर, और इसके बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारे पास में वेस्ट गैसेज है वो चिमनी में जाएगी। बिफोर स्किपिंग चिमनी वो अपने किसको दे जाएंगी, पूरी की पूरी ये कहाँ दी जाएगी, देखिए पास दिया सेंसिबल टू सेट ऑफ चैम्बर में, ठीक है। और अब हमारा टेम्परेचर अभी भी कितना है, ओवन का 1000 डिग्री। तो आगे this cycle goes on, the heating actually continue till the evolution of volatile matter, the organization of charge coal take about between 11 to 18 आवर में हमारा कोल जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोक में कन्वर्ट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए हवा की। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कोक बना है वो एकदम गर्म है, बिल्कुल गर्म है, इसे रेड हॉट कोक कहते हैं। इस कोक की जाती है क्विंचिंग मतलब होता है ठंडा करना, दो तरह से की जाती है, एक होती है वेट क्विंचिंग, एक होती है ड्राई क्विंचिंग। वेट मतलब नाम से पता चल रहा है किसका स्प्रे कर दो, वाटर का, तो यहाँ पे किसका स्प्रे कर दिया जाता है, वाटर का। और ड्राई क्विंचिंग की जाती है किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट गैसेज, जो किसके साथ, इनर्ट गैसेज। यही चीज यहाँ लिखी हुई है। कोक जो बना उसको रेड के थ्रू हमने बाहर पुश कर दिया, तो इधर रेड हॉट था तो हमने उसकी क्विंचिंग कर दी। एक होती है वेट क्विंचिंग यानी वाटर का स्प्रे, एक होती है ड्राई क्विंचिंग जो हमने किससे कर दी है, इनर्ट गैसेज से। तो ये हो गया हमारे पास में ऑटोमोटिव मेथड। अब इसमें एक और टर्म बार बार में आ रही है, बाय प्रोडक्ट रिकवरी। बाय प्रोडक्ट रिकवरी, तो ये बाय प्रोडक्ट रिकवरी क्या होती है अब हम देखते हैं, ठीक है। चलो मैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब मैं आपको समझाती हूँ बाय प्रोडक्ट रिकवरी क्या होती है। अगेन हम इसी डायग्राम पे आ जाते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैम आपने डायग्राम हमें यहाँ तक ही बताया, आगे आपने नहीं बताया। तो अब हम आगे इस डायग्राम को देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जो हमें कोल गैस मिली या जो भी हमारे पास में गैस मिली कोल, ठीक है, इसके तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम में आने वाले बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। उन बाय प्रोडक्ट की हम रिकवरी करेंगे। क्या होते हैं बाय प्रोडक्ट, मान लीजिए कि स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप जाते तो कॉलेज में क्यों है, एडमिशन क्यों लेते हैं, पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, ड्रामा हो, कोई क्लब हो, ठीक है, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा चीजें, ये बाय प्रोडक्ट है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ मिल रहे हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे हमें कोल से कोक तो मिलता ही है, साथ में हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सब लेके गए पहले चैम्बर में। ये जो हमारा फ्लू गैस थी, वेस्ट गैसेस थी, कोल गैस थी, इसको हम पहले चैम्बर में लेके गए। इस चैम्बर में हमने गैस को एंटर कराया और हमने स्प्रे किसका कर दिया, ये जो स्प्रे है ना, ये स्प्रे कर दिया हमने अमोनिया का। किसका स्प्रे कर दिया, अमोनिया का। तो क्या होगा, जो हमारी फ्लू गैस या वेस्ट गैस है उसमें जितना भी टार होगा ना बच्चों, वो पूरा का पूरा टार रिकवर हो जाएगा। और टार कहाँ काम आता है, रोड मेकिंग में। तो हो गया ना काम का प्रोडक्ट हमारे लिए। तो यानी हमने जो फ्लू गैस थी, वेस्ट गैस जिसको हम समझ रहे थे, उसको एक चैम्बर में लेके गए, हमने स्प्रे किया अमोनिया का, किसकी रिकवरी हो गई, टार की। आगे फिर ये हमारे पास में जो बाय प्रोडक्ट है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आगे बढ़े, दूसरे चैम्बर में हम लेके गए। दूसरे चैम्बर में ले जाने के बाद हमने स्प्रे किसका कर दिया बच्चों, H2O का। H2O को स्प्रे कर दिया तो किसकी रिकवरी हो गई, अमोनिया की। क्योंकि अमोनिया H2O से रिएक्शन करके क्या बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया आपको पता है एज ए फर्टिलाइजर हम यूज में लेते हैं और बहुत जगह लेबोरेटरी में काम आता है। तो यानी हो गया हमारे लिए काम का बाय प्रोडक्ट।
आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम तीसरे चैम्बर में लेके गए और हमने वापस से स्प्रे किसका कर दिया, वाटर का, लेकिन वाटर का स्प्रे कर दिया एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे वाटर का स्प्रे कर दिया। किसकी रिकवरी हो गई बच्चों, नेफ्थेलिन की। किसकी रिकवरी हो गई, नेफ्थेलिन की। नेफ्थेलिन आपको पता है ऑर्गेनिक जो भी रिएक्शन होती है वहाँ पे काम में आता है। फिर आगे हम लेके गए दूसरे चैम्बर में और यहाँ पे हमने किसका स्प्रे कर दिया बच्चों, ऑयल का, ठीक है। लो ऑयल जो होते हैं हमारे पास में, लो वेट वाला ऑयल, उनका स्प्रे किया। तो किसकी रिकवरी हो गई, बेंजीन। और बेंजीन आप सभी जानते हैं कि हमारे केमिकल इंडस्ट्री में कितना काम होने वाला प्रोडक्ट है। फिर आगे हम लेके गए इस प्रोडक्ट को और जब लेके गए तो इस पर स्प्रे कर दिया हमने किसका बच्चों, Fe2O3 का। Fe2O3 का जब हमने स्प्रे किया आयरन ऑक्साइड का, तो किसकी रिकवरी हो जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी कि हमारा जो बेस प्रोडक्ट था उसके अंदर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट थी तो हमने Fe2O3 का स्प्रे किया, रिएक्शन क्या हो जाएगी, Fe2O3 प्लस H2S और क्या बन जाएगा, Fe3S2। तो इस तरीके से बच्चों हमारी बाई प्रोडक्ट की क्या होने लग जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोल को कोक में कन्वर्ट किया जाता है तो कोक के साथ साथ हमें कितने सारे बाई प्रोडक्ट हमें, ठीक है। आप नोट कर लो, नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसकी अलग से भी पीडीएफ है, ये देखिए। रिकवरी ऑफ टार है, सबसे पहले टार की रिकवरी है करनी है हमें, तो हमने किसका स्प्रे कर दिया था, बताइए आप लोग रिवीजन करके, किसका स्प्रे कर दिया था बच्चों, हम लोगों ने अमोनिया का स्प्रे कर दिया था, ठीक है। हमें टार मिल जाएगा, टार कहाँ नाम आता है यहाँ लिखा हुआ है। अमोनिया की रिकवरी करनी है, हमने किसका स्प्रे कर दिया था, वाटर का। नेफ्थेलिन की रिकवरी करनी है, हमने वाटर का स्प्रे किया था लो टेम्परेचर पर। बेंजीन की रिकवरी करनी है, मैंने बताया था आपको, हमने पेट्रोलियम या जो ऑयल थे उनका स्प्रे कर दिया था। और H2S की रिकवरी करनी है तो हमने किसका स्प्रे कर दिया था, Fe2O3 और क्या बन गया था, Fe2S3। तो इस तरीके से बाय प्रोडक्ट की क्या हो जाती है यहाँ पे बच्चों, रिकवरी हो जाती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एक और सॉलिड फ्यूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। मुझे पता है वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम कंप्लीट सॉलिड फ्यूल को सिर्फ एक लेक्चर विद न्यूमेरिकल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत पेशेंस के साथ इसको पढ़ना होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और एग्जाम में बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्चुअली करता क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मुझे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो दो मेथड है। एक मेथड तो मेरे पास में क्या हो गया, ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, दूसरा हो गया बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। और देखिए जो गैसियस फ्यूल होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए भी जंकर्स कैलोरीमीटर होता है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू हम फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करें, ठीक है। अब देखिए क्या है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इस सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको एक अलग से पीपीटी लेके इसको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बताती हूँ क्या होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, ध्यान से समझिए, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले बच्चों इसमें एक कॉपर कैलोरी, इसमें क्या होता है, ये एक हमारे पास में स्टेनलेस स्टील का, मैं डायग्राम अच्छे से पूरा डिटेल में हमारा बना हुआ है वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। इसमें स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर को हम क्या कह देते हैं, बताओ। ये जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कंटेनर है इसे मैंने बॉम्ब कह दिया और ये ऊपर से कवर होता है लिड से, यानी एकदम ढक्कन लिड इस पर लगी हुई होती है। इसके अंदर तीन ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग तो होती है इलेक्ट्रोड के लिए, एक ओपनिंग होती है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। तो ये तो हो गई ऑक्सीजन सप्लाई और ये जो दो ओपनिंग है वो है बच्चों इलेक्ट्रोड। ये क्या है, इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है वो जुड़े होते हैं 6 वोल्ट की बैटरी के कनेक्शन से। दोबारा समझिए, स्टेनलेस स्टील का कंटेनर, इसी को मैं बॉम्ब कह रही हूँ, ठीक है। इस बॉम्ब के अंदर तीन ओपनिंग है, दो तो है इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड आगे जाके बैटरी से जुड़े होते हैं, और एक होती है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें एक क्रूसिबल, क्रूसिबल मतलब होता है चीनी मिट्टी का बना हुआ कंटेनर जिसमें मेरे फ्यूल को मैं रखूंगी, ठीक है। तो इसमें क्रूसिबल होता है और इस क्रूसिबल में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, जो फ्यूल, मान लो कितना ग्राम फ्यूल है, x ग्राम फ्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब अभी आपको सर्किट इनकम्प्लीट लग रहा होगा, इस सर्किट को मुझे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है तो इस क्रूसिबल को मैं जोड़ देती हूँ, किससे जोड़ देती हूँ, क्रूसिबल्स को इलेक्ट्रोड से।
इस क्रूसिबल को बच्चों मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, इलेक्ट्रोड से। किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया, ये है मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर के थ्रू ये जो मेरा क्रूसिबल है इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा देखिए, स्टेनलेस स्टील का कंटेनर, बॉम्ब के अंदर 3 ओपनिंग, लेड ऊपर कवर होती है, 3 ओपनिंग, 2 इलेक्ट्रोड के लिए, हमारे पास में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इलेक्ट्रोड जुड़ते हैं बैटरी से। हमने क्रूसिबल रखा, क्रूसिबल में मैंने क्या रखा, फ्यूल, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू मुझे डिटरमाइन करनी है। ये क्रूसिबल मैग्नीशियम वायर के थ्रू किससे जुड़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रोड से। अब इस बॉम्ब को उठा के पुट कर दिया मैंने दूसरे कंटेनर में। इस कंटेनर का नाम है कॉपर कैलोरीमीटर। क्या नाम हो गया, कॉपर कैलोरीमीटर। यानी इस बॉम्ब को उठा के पुट कर दिया दूसरे कंटेनर में और इस कंटेनर का नाम है कॉपर कैलोरीमीटर। इस कॉपर कैलोरीमीटर में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, पानी। क्या प्रेजेंट होता है इस कॉपर कैलोरीमीटर में, पानी प्रेजेंट होता है, जिसका वेट है कैपिटल W ग्राम। ये जो कॉपर कैलोरीमीटर इसमें पानी प्रेजेंट है जिसका वेट है कैपिटल W ग्राम, यानी कितना पानी है उसका वेट मुझे पता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मैम पानी का वेट, क्योंकि पानी के केस में डेंसिटी कितनी होती है 1 और डेंसिटी D इक्वल्स टू m/v। डेंसिटी 1 होगी तो पानी का मास और पानी का वॉल्यूम क्या होता है 1, इसलिए कैपिटल W ग्राम होगी क्या लगी है इसमें, पानी। इसके अलावा इस कॉपर कैलोरीमीटर में एक तो प्रेजेंट होता है बच्चों थर्मामीटर। क्या प्रेजेंट होता है, थर्मामीटर, बेकमैन्स थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर है, क्या नाम है, बेकमैन्स। बेकमैन्स थर्मामीटर 0.001 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रेंज को भी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रेजेंट होता है इसमें स्टीरर। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, स्टीरर। स्टीरर आपको पता है कि पानी को कांस्टेंट हीट करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, स्टीरर। ठीक है, यानी कि मैंने इस बॉम्ब को उठाया, पुट कर दिया कॉपर कैलोरीमीटर में। कॉपर कैलोरीमीटर में W ग्राम पानी है, एक है बेल्समैन थर्मामीटर और दूसरा है स्टीरर। ठीक है, इसके अलावा ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसके बाहर लगी होती है बच्चों एयर जैकेट और वाटर जैकेट। ये जो एयर जैकेट है और इसके बाहर वाटर जैकेट होती है, इस एयर जैकेट और वाटर जैकेट का काम होता है प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस, यानी हीट का जो लॉस हो रहा है वो ना हो, यानी फ्यूल की बर्निंग से जितनी भी हीट लिबरेट हो वो पूरी की पूरी हीट कौन एब्जॉर्ब कर ले, वाटर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं देख लीजिए, लेकिन फिलहाल मैं आपको मेन डायग्राम के बाद। ठीक है, ये रहा हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया भी था। सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको जो नजर आ रहा है ये क्या होगा, मेरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ बॉम्ब, ये आपको नजर आ गया। ये बॉम्ब जो है ऊपर किससे कवर है, लीड से कवर है। टोटल की कितनी ओपनिंग हो गई, 3 ओपनिंग, 2 तो हो गई ये इलेक्ट्रोड के लिए, ये हो गई ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे प्रेजेंट है क्रूसिबल, क्रूसिबल में फ्यूल है और ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड से। इस बॉम्ब को उठाया, पुट कर दिया किसमें बच्चों, ये जो दिख रहा है ये है कॉपर कैलोरीमीटर। इस कॉपर कैलोरीमीटर में क्या बना हुआ है, पानी आपको नजर आ रहा होगा, साथ में थर्मामीटर, बेकमैन्स और साथ में स्टीरर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद ये एयर जैकेट, वाटर जैकेट, प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन के बाद अगर मैं करूँ वर्किंग की, तो वर्किंग में क्या हुआ, वर्किंग में हुआ बच्चों कि हमने क्या किया, सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन ऑन कर दिया। ठीक है, हमने बैटरी के कनेक्शन को ऑन कर दिया। कनेक्शन जैसे ही ऑन करेंगे साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई दे दी, तो देखिए सर्किट अपना कंप्लीट हो गया। आपने बैटरी का कनेक्शन ऑन कर दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट आपका कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे जो फ्यूल प्रेजेंट है, इस फ्यूल का क्या होगा बच्चों, कंबशन। फ्यूल का कंबशन होगा तो हीट लिबरेट होगी, और ऑब्वियस सी बात है जो हीट फ्यूल से लिबरेट होगी उस हीट को एब्जॉर्ब करने का जो वाटर है वो किसमें प्रेजेंट है, कॉपर कैलोरीमीटर। फ्यूल का कंबशन हुआ, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। वर्किंग में हमने क्या किया, हमने कनेक्शन ऑन किया, ऑक्सीजन की सप्लाई करी, फ्यूल का कंबशन होगा, कंबशन होगा, फ्यूल से हीट लिबरेट होगी, हीट को एब्जॉर्ब करने का वाटर जो कि प्रेजेंट है कॉपर कैलोरीमीटर। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर में रेज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे थर्मामीटर से, और वाटर की टेम्परेचर में जो चेंज आया, जो रेज हुआ हमारे पास में बच्चों, उसके थ्रू ही वी कैन डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया, वर्किंग हमने पढ़ ली, मैं आती हूँ प्रिंसिपल क्या है इसका, बॉम्ब कैलोरीमीटर का। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ऑफ कोर्स सी बात है, क्या प्रिंसिपल हो गया, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल। जो ये फ्यूल है, इस फ्यूल ने जो हीट लिबरेट करी, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर।
हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज एब्सॉर्ब बाय वाटर। वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? कॉपर कैलोरीमीटर में। तो हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज एब्सॉर्ब बाय वाटर विच इज प्रेजेंट इन कॉपर कैलोरीमीटर एंड बाय द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर वी कैन कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ये ही हमारा प्रिंसिपल है बॉम कैलोरीमीटर का। ठीक है, देखिए हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड जो भी है। सबसे पहले प्रिंसिपल मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉन यूनिट मास हमने फ्यूल कर लिया, बर्न किया, उससे हीट लिबरेट होगी, हीट लिबरेट जो होगी वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा, टेम्परेचर पे रिलीज होगा, हम कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बॉम के बारे में मैं आपको एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आई होप आपको बात समझ में आ भी गई होगी। ये लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉम्ब हमने ले लिया। बॉम्ब के बाद हमने कवर कर दिया लिड से, 3 ओपनिंग है, 2 ये रही, 1 ये रही, क्रूसिबल, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। आगे मैं बढ़ती हूँ। कॉपर कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर बॉम्ब को उठाया, कॉपर कैलोरीमीटर में रख दिया। कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर क्या क्या होता है? एक तो हमारे पास थर्मामीटर होता है, एक हमारे पास में क्या होता है बच्चों? स्टीरर। ठीक है, नोन वेट ऑफ वाटर हमने इसके अंदर ले लिया। उसके बाद जो कॉपर कैलोरीमीटर है सराउंडेड है एयर जैकेट से और वाटर जैकेट से। ठीक है, उसके बाद एक स्टीरर यहाँ प्रेजेंट होता है, थर्मामीटर प्रेजेंट होता है जो 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद एयर जैकेट और वाटर जैकेट टू प्रिवेंट द हीट लॉस। आगे बढ़ते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले फ्यूल लिया, उसके बाद हमने फ्यूल को क्या किया? सर्किट कंप्लीट किया। अच्छा, सबसे पहले हम इनिशियल टेम्परेचर वाटर का ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो पानी है उसका इनिशियल टेम्परेचर मुझे पता होना चाहिए। तो मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर कितना है पानी का? 3 डिग्री सेल्सियस मैंने थर्मामीटर से ले लिया। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोड से बैटरी को ऑन किया, ऑक्सीजन की सप्लाई करी, फ्यूल का कंबशन होगा। कंबशन होगा तो हीट लिबरेट होगी, हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वाटर, और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और मान लीजिए टेम्परेचर कितना आ गया? फाइनल टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिले इसके अंदर वो हम देख लेते हैं बच्चों। ऑब्जर्वेशन हमारे पास में हो गया। सबसे पहले तो मेरे पास में क्या है? वेट ऑफ फ्यूल कितना है? x ग्राम। जो फ्यूल मैंने क्रूसिबल में लिया वो मान लीजिए कितना है? x ग्राम। आगे हम बढ़ते हैं। वेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर कितना है बच्चों? W ग्राम। जो वाटर है कैलोरीमीटर में W ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। अब ये क्या चीज है ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास में जब फ्यूल का कंबशन हुआ था, तो जब फ्यूल का कंबशन हुआ तो देखिए क्या ये कॉपर कैलोरीमीटर गर्म नहीं हुआ होगा? नहीं, हीट लिबरेट हुई फ्यूल के कंबशन से, तो ये कॉपर कैलोरीमीटर भी गर्म हुआ होगा। कॉपर कैलोरीमीटर अगर गर्म हुआ, इस थर्मामीटर भी गर्म हुआ होगा। ये स्टीरर जो है, ये स्टीरर भी गर्म हुआ होगा। समझ में आ गया आपको बात? तो ये सब भी गर्म हुआ है, तो इन सब का जो वेट है वो कितना है? क्योंकि बॉम कैलोरीमीटर तो बन किया है, इन सब का वेट हमें पता है, लिखा हुआ होता है। तो इनका वेट ले लेते हैं हम स्मॉल w का, और हम इनको कह देते हैं कॉपर कैलोरी, सॉरी इनको हम कह देते हैं वाटर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम कहाँ थे? ऑब्जर्वेशन पे। तो ये हो गया हमारे पास में वाटर इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि मुझे पता है कि वाटर के साथ साथ कॉपर कैलोरीमीटर भी गर्म हुआ है, वाटर के साथ साथ स्टीरर भी गर्म हुआ है, थर्मामीटर भी गर्म हुआ है, इन सब का वेट है स्मॉल w। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फाइनल टेम्परेचर ऑफ, सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो मैंने बताया था 51 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 82 डिग्री सेल्सियस। और हम मान के चलते हैं कि लेट द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कितनी है हमारे पास में? H कैलोरी पर ग्राम। तो लेट द हायर कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी बच्चों? H कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब हम करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखिए सबसे पहले हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल क्या होता है मुझे पता है। देखिए H कैलोरी पर ग्राम मतलब 1 ग्राम फ्यूल कितनी कैलोरी हीट लिबरेट कर रहा है? H कैलोरी। 1 ग्राम फ्यूल कितनी हीट लिबरेट कर रहा है? H कैलोरी। मुझे बताइए मैंने कितना फ्यूल लिया है? X ग्राम। मैंने कितना फ्यूल लिया है? X ग्राम। तो X ग्राम फ्यूल कितनी हीट लिबरेट करेगा? X into H। क्या? ठीक है, तो अगर 1 ग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम फ्यूल H कैलोरी हीट लिबरेट कर रहा है, तो X ग्राम कितनी करेगा? X into H कैलोरी। इसके बाद है ऑब्वियस सी बात है हीट गेन बाय वाटर। वाटर का वेट कितना था? कैपिटल W। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल T2। तो पानी ने कितनी हीट एब्सॉर्ब करी? W T2 - T1। ठीक है, आगे देखिए हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर।
इनका वेट कितना था, स्मॉल w, टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, पहले इनिशियल उनका भी T1 था, बाद में हो गया T2, तो ये हमारे पास में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू आर प्रिंसिपल, या छोड़िए पहले टोटल हीट गेन, टोटल किसने हीट गेन करी, पानी ने करी और साथ में वाटर इक्विवेलेंट ने करी। अब हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारा प्रिंसिपल ये कहता है हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज एब्सॉर्ब बाय वाटर, ये हमने पढ़ा, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज इक्वल्स टू एब्सॉर्ब बाय वाटर। तो ये यहाँ पे हो रहा है, फ्यूल ने कितनी हीट लिबरेट करी, x into h, देखिए x into h, यहाँ पे सॉरी से h कर लीजिए, x into h, फ्यूल ने, इसको सही से लिख देती हूँ, फ्यूल ने कितनी हीट एब्सॉर्ब करी बच्चों, x into h, ठीक है, यहाँ मैंने n लिख दिया, इसको h कर दीजिए, फ्यूल ने कितनी हीट लिबरेट करी, x into h, कितनी एब्सॉर्ब हुई, वाटर ने कितनी एब्सॉर्ब करी, W plus W T2 minus T1, ठीक है, तो हमारे पास में SCD कितना आ गया, W plus W T2 minus T1 upon X कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरीके से we can calculate the higher calorific value of fuel by bomb calorie meter। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और LCV मैं आपको भी बता भी चुकी हूँ पहले, LCV क्या हो जाता है, SCV माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 into 587 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास में कोई LCV। तो इस तरीके से बॉम कैलोरीमीटर के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से जो भी करेक्शन है वो देख के नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आपको पता है बच्चों 100% आइडियल तो कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है, 100% आइडियल कोई चीज़ नहीं होती है, यानी कि जो हमने बॉम कैलोरीमीटर यूज़ किया था टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू, वहाँ भी कुछ ना कुछ करेक्शंस होते हैं। तो वो करेक्शन क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए हम डायग्राम पे आते हैं वापस से एक बार। मुझे एक चीज़ बताइए आप कि जब हमारे पास में, आपको नजर आ रहा होगा बॉम कैलोरीमीटर, ये हमारे पास में फ्यूल था, इस फ्यूल का कंबशन हुआ और फ्यूल ने क्या लिबरेट करी बच्चों, हीट लिबरेट करी। तो ऑब्वियस सी बात है जब फ्यूल ने हीट को लिबरेट किया और हीट जो लिबरेट हुई वो इस पानी को एब्जॉर्ब करनी थी, लेकिन पानी के साथ साथ किसने एब्जॉर्ब कर ली, कैलोरीमीटर ने, स्टीरर ने, सबने एब्जॉर्ब कर ली। लेकिन आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे जो मैग्नीशियम का वायर लगा हुआ है ये गर्म नहीं हुआ होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर आपने पढ़ा है, तो ये मैग्नीशियम का वायर भी गर्म हुआ होगा। अब ये वायर अगर गर्म हो तो इसने भी हीट लिबरेट करी होगी, और अगर इसने हीट लिबरेट करी है तो उस हीट को किसने एब्जॉर्ब किया होगा बच्चों, इस वाटर ने एब्जॉर्ब किया होगा, जो कहाँ प्रेजेंट है, कॉपर कैलोरीमीटर। लेकिन ये जो हीट है ये फ्यूल की हीट नहीं है, ये मैग्नीशियम वायर की हीट है। इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल हीट में से। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। आगे देखिए इसके अलावा हमारे पास में क्या होगा बच्चों कि फ्यूल जो होता है कच्चा फ्यूल, उस फ्यूल में मैं आपको कहती हूँ कि नाइट्रोजन और सल्फर जो है, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। पर इफ इन केस अगर फ्यूल में नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है तो इनका भी कंबशन हुआ होगा, इनके ऑक्साइड भी बने होंगे, इनके ऑक्साइड बने तो उन्होंने मॉइस्चर से रिएक्शन करके एसिड बनाया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऑक्साइड बनना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इन्होंने भी हीट लिबरेट की होगी और वो हीट किसने एब्जॉर्ब करी होगी, इस वाटर ने, जो किसमें प्रेजेंट है, कॉपर कैलोरीमीटर। तो इस वैल्यू को भी मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा टोटल वैल्यू में से, ठीक है। तो दो करेक्शन हमने देखे, पहला था फ्यूज वायर करेक्शन और दूसरा था हमारे पास में एसिड करेक्शन। तीसरा करेक्शन है बच्चों यहाँ पे कूलिंग करेक्शन। ये कूलिंग करेक्शन क्या है, ध्यान से समझिए। ये कूलिंग करेक्शन है बच्चों कि आपके पास में क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारे पास में टेम्परेचर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और टोटल जो कूलिंग होती है वो दोनों में डिफरेंस होता है और इसकी वजह से एरर आ जाती है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए आपका पानी 100 डिग्री पे गर्म है, इसको आपने 80 डिग्री पे कूल किया और इसको टाइम लग रहा है 10 मिनट का, ठीक है। अब आप इसको 60 डिग्री पे यानी सेम रेट से कूल कर रहे हैं, 80 से 60 पे लाना है। आप बताइए टाइम टेकन बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स से बात है टाइम टेकन बढ़ जाएगा। मान लीजिए कितने मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट, ठीक है। अब आप इसको 60 से 40 पे लाए, यानी आपकी रेट ऑफ कूलिंग तो कितनी है, 20 डिग्री पे आप कूल करना है, लेकिन हम टाइम टेकन और बढ़ते हैं, मान लीजिए कितना हो गया 20 मिनट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे हीट रेडिएशन क्या होने लग गई, कम होने लग गई, ठीक है। तो यानी टोटल टाइम टेकन तो कितना लगा, 10 + 15 कितना हो गया हमारे पास में 25, 25 + 20 कितना हो गया हमारे पास में 45 जो भी है, ठीक है। आप देख लीजिए
45 मिनट। लेकिन रेट ऑफ कूलिंग अगर हमें देखें तो वो अलग आ रही है। रेट ऑफ कूलिंग और टोटल टाइम टेकन जो है वो अलग अलग है, इस वजह से एक एरर आती है, इसे कूलिंग करेक्शन कहते हैं। और ये वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ती है जब हम टोटल कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो ये टोटल हमारे पास में 3 करेक्शन है बच्चों, जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला करेक्शन फ्यूज वायर करेक्शन, मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों होता है, कैसे होता है। फ्यूज वायर जो होते हैं वो हीट लिबरेट करते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इस वैल्यू को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। एसिड करेक्शन, इस वैल्यू को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मुझे नहीं चाहिए। कूलिंग करेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेट ऑफ कूलिंग और टोटल जो हमारे पास टाइम टेकन उसमें अंतर होता है, तो मुझे इस वैल्यू को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो टोटल अब जो एससीबी डिटरमाइन होती आती है वो हो जाती है W प्लस W, ये W प्लस है, प्लीज आप इसे करेक्ट कर लेना, W प्लस W T2 माइनस T1, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे प्लस कूलिंग करेक्शन आपको याद रखना है, प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड प्लस फ्यूज वायर करेक्शन और अपॉन X, ये मेरे पास में डिटरमाइन हो क्या जाएगी एससीबी, इसकी वैल्यू है कैलोरी पर ग्राम। W प्लस W T2 माइनस T1, ठीक है, साथ में प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड प्लस फ्यूल वायर करेक्शन अपॉन X, ये हो गया हमारे पास में हायर कैलोरीफिक वैल्यू विद करेक्शन बाय बॉम कैलोरीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूल, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड फ्यूल आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, आप न्यूमेरिकल समझिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज। तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा, वो न्यूमेरिकल हमारा बेस्ड है बच्चों किस पे, ये न्यूमेरिकल हमारा बेस्ड है ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला। किस पे बेस्ड है पहला न्यूमेरिकल, ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला। आई होप आपको ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला याद होगा। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि एससीवी एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि एलसीवी डिटरमाइन करिए। आपको कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गिवन है। ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला यूज में लेना है, एससीवी इक्वल्स टू 1/100 80 कार्बन प्लस 3450 0 हाइड्रोजन माइनस O/8 यानी ऑक्सीजन है, प्लस 2240 सल्फर। ये न्यूमेरिकल ऐसे हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी बता रही हूँ। देखिए बच्चों, कार्बन की आपने 1/100 को पहले कॉमन ले लिया परसेंटेज वाले को, कार्बन की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 70, ठीक है, 80 और यहाँ पे प्लस है, प्लस 34500 20 माइनस ऑक्सीजन कितना है बच्चों, ऑक्सीजन है आपके पास में 5 लिया अपॉन 8 प्लस 2240। और यहाँ पे बच्चों एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये न्यूमेरिकल में क्यों सॉल्व करा रही हूँ, तो ये आप ये देख के ना सोचें, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप सोचें कि मैम यहाँ सल्फर की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सल्फर की वैल्यू नॉट गिवन है तो उस वैल्यू को 0 पुट करना है, तो ये टर्म आपकी कितनी हो जाएगी 0। आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आपका आंसर डायरेक्टली सॉल्व होकर आ जाएगा। पहले आप एससीवी डिटरमाइन कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा, और उसके बाद एलसीवी आपको डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो करेक्शंस मैंने करे हैं, टाइपिंग के टाइम हो जाता है कभी मिस्टेक, तो आप उनको सही कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आएगा आपको मिल गया होगा। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा आगे, यस, ये न्यूमेरिकल जो है ये बेस्ड है मेरा बॉम कैलोरीमीटर पे, ये बॉम कैलोरीमीटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल, पहले तो आपको पता हो किस पे रिलेटेड है, बॉम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के दो मेथड ही हमने पढ़े हैं, या तो हमने पढ़ा है ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला या हमने पढ़ा है बॉम कैलोरीमीटर। अगर आपके पास में एलिमेंट्स गिवन हो तो ऑब्वियस सी बात है हमें ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला यूज में लेना है, और अगर आपको इस तरीके से वैल्यूज गिवन है तो बॉम कैलोरीमीटर। तो देखिए क्या है, 0.9 ग्राम होल सैंपल है जिसको हमने बॉम कैलोरीमीटर में बर्न किया। आपको एससीबी डिटरमाइन करनी है, एलसीबी डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले वेट ऑफ वाटर गिवन है, यानी क्या गिवन है, कैपिटल W। वाटर इक्विवेलेंट वेट गिवन है, मतलब स्मॉल w गिवन है। टेम्परेचर रेंज यानी आपको डायरेक्टली T2 माइनस T1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फ्यूज वायर करेक्शन गिवन है, एसिड करेक्शन गिवन है, और हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है। क्या गिवन नहीं है बच्चों, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कूलिंग करेक्शन, नहीं गिवन है तो हमें वैल्यू नहीं लेनी है। क्या फॉर्मूला था, एससीबी इक्वल्स टू W प्लस W हमें गिवन है, इनटू T2 माइनस T1 जिसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें गिवन है, ठीक है, माइनस एस हमें कूलिंग करेक्शन गिवन है, हमने छोड़ दिया, फ्यूज वायर करेक्शन प्लस एसिड करेक्शन अपॉन वेट ऑफ कोल है 0.9 ग्राम।
वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारा आंसर डिटरमाइन हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो एससीवी और एलसीवी दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।